ऑल ऑफ यू, क्या मेरी आवाज सभी बच्चों को क्लियरली आ रही है? जल्दी से बताएंगे, एक बार बनाएंगे प्यारा सा सनफ्लावर इन द चैट एंड देन हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा आज का सेशन, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर को, विच इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। बच्चे कह रहे हैं हु इज शी, मैं भी यही देखकर सोच रही थी हु इज शी। ये एआई पीपीटी वालों ने बेटा मेरी फोटो भी एआई से बनाकर यहाँ पर लगा दी है ना, और मैं बिल्कुल भी नहीं लग रही हूँ ये, तो प्लीज इसको इग्नोर करेंगे, है ना। शिकायत की जाएगी कि भाई आपने एआई से इतनी बुरी, है ना, हमारी भाषा में बोलती है इतनी भुंडी फोटो बनाई है, इतनी बुरी फोटो बनाई है। बच्चे भी हंस रहे थे, मजाक बन गया, मैडम का ऑरा -999999 हो गया। तो चलिए बेटा, है ना, उसको करेंगे इग्नोर, फोटो को करेंगे इग्नोर, मेरे को देखेंगे जल्दी से। चलिए बेटा, तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो फाइनली भाई हमने क्या कर दिया है, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं बायोलॉजी के। पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस अच्छे से पढ़ लिया है, और इवन उसके तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस भी देख लिए थे, याद है ना, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। उसके अलावा बेटा हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर भी कवर कर चुके हैं, बट अभी तक हमने उसके इन डिटेल क्वेश्चन डिस्कशन नहीं किया है, पीवाईक्यूज डिस्कस नहीं करे हैं। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस हम साथ में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। कुछ बच्चे अपने आप में बड़ा कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, हम सोच रहे हैं हाँ हम ऐसे लिखेंगे चार्ट में और हम बड़े कूल दिखेंगे, हमारी वाहवाही होगी, सारे बच्चे मेरे पैरों में आकर गिर जाएंगे। तो बेटा ये बहुत ही ना अनकूल चीज है, क्लास में आकर ऐसा लिखना कि मैम प्रैक्टिकल। तो बेटा फिर क्या ही बोलूं मैं, तुम्हारी बुद्धि अभी इतनी विकसित हुई नहीं है, तो मैं अब तुम्हें जवाब दूंगी तो फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि भाई समृद्धि मैम यहाँ पे खड़े होकर बच्चों को इतना रूड आंसर कर गई, और मुझे गुस्सा आता भी नहीं है। देखो ना, बात यह है कि मैं ये समझती हूँ तुम बच्चे हो तो बच्चों जैसी ही बातें करोगे, तो इतना मुझे फर्क पड़ता भी नहीं है। आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो, तुम लिखते रह जाओगे, यहाँ से मैं चैट बंद कर दूंगी, तो क्यों ही अपनी बेइज्जती करा रहे हो। मैं तो भाई मुझे सच में फर्क भी नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ उन बच्चों से जो जेन्युइनली यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए। तो मैं केवल उन बच्चों पे क्या करूंगी, उन बच्चों के ऊपर फोकस करूंगी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि टाइम इज मनी एंड मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ओके गाइज, तो चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। तो आज हम रिप्रोडक्शन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को लगभग 3 लेक्चर में कवर करें। अगर हम देखें बेटा, इस चैप्टर को हम मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इंट्रोडक्शन, है ना, ये डिस्कस होता है कि भाई रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन में डीएनए की कॉपी क्यों बनाई जाती है, उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये सब चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। उसके अलावा सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, है ना, देखो जैसे फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस हो गया, सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक्स और प्लांट के अंदर किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्लेसेंटा, न्यूट्रिशन, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और ये सारी चीजें हम क्या करेंगे बेटा आखिरी पार्ट ऑफ द चैप्टर में करेंगे डिस्कस। ठीक है, चलिए तो जल्दी से करते हैं बेटा। कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, ये लाइव लेक्चर है। ये देखो ये लेक्चर लाइव है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए हाँ, तो मैंने बता दिया बेटा 3 लेक्चर्स में विल ट्राई टू कवर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, कम बैक किट नहीं मिल रहा, देखो बेटा समृद्धि मैम को भी नहीं मिला अभी तक कम बैक किट। पता नहीं कब होगा हम लोगों का कम बैक भी। देखो जहां से मैं ये लेक्चर्स लेती हूँ, जहां से मैं ऑपरेट करती हूँ बेटा, ये और ऑफिस और वो वेयर हाउस जहां से ये चीजें क्या हो रही हैं, डिस्पैच हो रही हैं, वो मुझसे बहुत दूर है। तो लास्ट टाइम जब मैंने अपडेट लिया था वो यही था कि मैम बहुत ही जल्द डिस्पैचिंग हम शुरू कर देंगे। कुछ बच्चे हैं जिन तक पहुंच रहा भी है, तो अभी तो देखो कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं रिसीव्ड। तो बेटा देखो आप प्लीज विश्वास रखो, अगर उनको मिल रहा है तो बहुत जल्दी आपको भी क्या है मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप, है ना, आप थोड़ा सा और पेशेंट रहेंगे। कुछ बच्चों को मिलना शुरू हो गया है, आपको भी बहुत जल्द मिल जाएगा। अब इसमें समृद्धि मैम अगर कुछ कर सकती हैं तो वो ये कर सकती हैं कि मैं जरूर एक बारी कॉल करके वहां पर बताऊंगी, बोलूंगी कि बच्चे काफी परेशान हैं, बच्चे
काफी इंतजार कर करके थक चुके हैं, कृपया बच्चों की मांगे पूरी करी जाए। ओके गाइस, चलिए तो जल्दी से करते हैं स्टार्ट बेटा हमारा आज का सेशन। चैप्टर का नाम है क्या? चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब चैप्टर बेटा कुछ इस तरीके का है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटा वहां पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्वेश्चन आ जाता है, कभी 1-2 मार्क्स का। प्लांट रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आ जाता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है। तो टॉपिक ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी स्किप करेंगे, पढ़ेंगे हम सब कुछ, ठीक है, पढ़ेंगे हम सब कुछ, ठीक है। चलिए बेटा, तो अच्छा यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है बेटा वन शॉट में नहीं कर रहे हैं डिस्कस हम, है ना। दिस विल नॉट बी डिस्कस्ड इन वन शॉट, दिस विल नॉट बी डिस्कस्ड इन वन शॉट, ठीक है। तो 3 लेक्चर्स हम लगाएंगे इसमें। चलिए बेटा, तो जल्दी से करते हैं स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो चैप्टर में वो हमसे पूछ रहा है कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके बेटा इस चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे कि अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस करते हैं। बट सबसे पहले बेटा हमको समझना होगा कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है बेटा जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और नए इंडिविजुअल्स बनाता है ना। हम कब कहेंगे कि यार इस ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोड्यूस कर दिया? जब हम देखेंगे कि अरे इसने अपने जैसा एक और बना दिया, इसने अपने जैसा एक और बना दिया, राइट। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो डॉगू हो, है ना, डॉगू हो, चाहे कैटू हो, मतलब कुल मिला के भाई कहने की बात यह है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग है, कोई भी एनिमल है, प्लांट है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपने जैसा एक और नया इंडिविजुअल बना देता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलो अब बेटा यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले याद करो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती हैं जिसकी वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम न्यूट्रिशन नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो बॉडी में एटीपी नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं बनेगी और हम मर जाएंगे। हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन नहीं होता है तो हम मर जाते हैं। इन्हीं प्रोसेस की वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं, राइट। तो जिन प्रोसेसेस की वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं उन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है कि भाई रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। मतलब कि अगर भाई किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने बच्चे पैदा नहीं करे तो मर थोड़ी जाएगा, थोड़ी ना कहेगा कोई ना डॉक्टर पकड़ के अरे भाई तुमने तो बच्चे पैदा नहीं करे, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। हमने कितने सारे बेटा ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं, केस देखे हैं, लोग जिंदगी भर शादी नहीं करते हैं, जिंदगी भर लोग बच्चे पैदा नहीं करते हैं, तो मर थोड़ी ना गए, उनका सांस आनी थोड़ी ना बंद हो गई है ना। या फिर अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा भी होता है कि दैट कपल्स डू ट्राई फॉर चिल्ड्रन, है ना, बट उनके बच्चे नहीं हो पाते हैं, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, कोई बच्चे पैदा नहीं करेगा तो मर जाएगा, ठीक है। बट फिर भी रिप्रोडक्शन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रोसेस माना जाता है। वाई? पहला पॉइंट, रिप्रोडक्शन क्या करता है? इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑन अर्थ। ये क्या है भाई? रिप्रोडक्शन की वजह से क्या है बेटा, कोई भी स्पीशीज, है ना, कोई भी स्पीशीज मतलब कोई प्लांट है, कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई एलिफेंट है, मतलब कोई भी स्पीशीज यार, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी स्पीशीज कंटिन्यू कर पाती है उसी की वजह से। कंटिन्यू का मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई आज, है ना, आज मान लो सारे दुनिया के सारे हाथी मिलके एक मीटिंग बिठा दे कि देखो भाई आज से हम सब कसम खाते हैं कि हम सब रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, मतलब हमसे हम और बच्चे पैदा नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेटा क्या होगा? क्या होगा? नए नए हाथी पैदा होने बंद हो जाएंगे, ठीक है। और एक एक करके बेटा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाथी हैं वो भी क्या होंगे? वो भी मर जाएंगे, है ना। सबकी भाई अपनी एक उम्र है, वो सब खत्म कर हो जाएंगे। तो क्या हुआ? पैदा होने बंद हो गए और जो ऑलरेडी थे वो भी नहीं रहे। तो बेटा अब मान लो 50, 60, 70 साल जितने भी हैं बेटा, क्या उसके बाद आपको पूरी पृथ्वी पर कहीं पे भी एक भी हाथी का नामो निशान दिखेगा? यस और नो में जवाब दो, यस और नो में जवाब दो। बेसिकली बेटा क्या उसकी पॉपुलेशन विलुप्त नहीं हो जाएगी क्या? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ, है ना। तो बेटा उसकी पॉपुलेशन तभी मेंटेन रह पाएगी ना, उसकी पॉपुलेशन तभी तो मेंटेन रह पाएगी। कौन से बच्चे जो कह रहे हैं हाँ हम हाथी बन जाएंगे मैडम, है वेरी गुड, बिल्कुल, है ना। तो कोई पॉपुलेशन कैसे रह पाएगी, पहले वाले हाथियों ने क्या कर दिया, रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया, नए हाथी पैदा होने बंद हो गए, और जो ऑलरेडी थे वो मर गए। ठीक है, चलो समझ गए। चलो उसके अलावा बेटा रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आते हैं डीएनए में। रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, डीएनए में चेंजेस आते हैं, डीएनए में बदलाव आते हैं। ये कैसे होता है मैं भी आपको बताऊंगी। रिप्रोडक्शन की वजह से डीएनए में चेंजेस आते हैं, डीएनए में बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, जिसकी वजह से एक स्पीशीज जो है स्टेबल हो पाती है। इस पॉइंट को बेटा स्टार लगा लो, ये अभी मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, इट हेल्प्स इन एवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज। अब बेटा जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते जाते हैं और नए ऑर्गेनिज्म बनते जाते हैं, है ना, तो क्या होता है बेटा, स्पीशीज इवॉल्व करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम अपना ही एग्जांपल ले लो बेटा, है ना। आज हम कुछ इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, बेटा, बट किसी टाइम पे बेटा हम ऐसे थे, फिर हम ऐसे हुए, फिर हम इवॉल्व होते, है ना, इस स्थिति पर हम आ चुके हैं। तो ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा वो क्या करते हैं, वो इवॉल्व करते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व करते हैं, है ना। और वो किस वजह से कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के कारण ही क्या होता है, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व कर पाते हैं, है ना, अपने अंदर और नए बेटर फीचर्स आते हैं, राइट। चलिए बेटा, अब बेटा इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, ये इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन भी आता है, ध्यान से सुनेंगे। देखो बेटा, एक बेसिक चीज होती है, हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक शब्द लिखा हुआ है दैट डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी खोल लो, ठीक है, और अगर एनसीईआरटी नहीं है तो बेटा तुम छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, क्योंकि तुम्हारे 2 महीने बाद, 2 महीने भी नहीं बचे हैं, तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है और तुम्हारे पास एनसीईआरटी नहीं है, तो फिर क्या ही करोगे तुम। चलो बेटा, यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी में एक चीज लिखी हुई है दैट डीएनए क्या है, डीएनए ब्लूप्रिंट है लाइफ का। ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट बेटा ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई भी कागज, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर क्या होती है, सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, ब्लूप्रिंट क्या होता है बेटा, ब्लूप्रिंट ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई भी कागज जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज को बनाने की, राइट। तो डीएनए को बेटा हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, डीएनए को हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, क्योंकि डीएनए के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है। सारी इंफॉर्मेशन मतलब हमारी डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, मतलब कि भाई देखो, मेरी नोज की शेप क्या होगी, मेरे ईयर्स की शेप क्या होगी, है ना, मेरी आंखों का कलर क्या होगा, है ना, मेरी आंखें ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रीन है, गुलाबी आंखें तो नहीं है, है ना, बट कैसी भी आंखें होंगी, राइट। आंखों का रंग हो गया, नोज का शेप हो गया, ईयर का शेप हो गया, मेरे हेयर्स नेचुरली, है ना, जाने को तो बेटा अब मैं कल जाके नीले कलर के अगर आया हूँ उसमें क्या ही फर्क पड़ता है, बट नेचुरली मेरे हेयर का कलर क्या होगा, मेरे हेयर कर्ली होंगे, स्ट्रेट होंगे नेचुरली, है ना। अब जाने को बेटा मैं स्पाइक खड़े करवा के आ जाऊं यहाँ पर, है ना, सेट वेट जेल, है ना, तो नेचुरली बता रही हूँ मैं। नेचुरली जब कोई पैदा होता है तो उसके बॉडी के फीचर्स जो होते हैं ना, उसकी बॉडी के इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फीचर्स किस तरीके के होंगे, इस चीज की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, डीएनए के अंदर होती है। आंखों का रंग, स्किन का आई कलर, स्किन कलर, नोज की शेप, ईयर की शेप, लिप्स की शेप, मेरी आवाज कैसी होगी, इवन मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा। वैसे मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है गाइस, आई एम अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो कहीं पे मैं मर जाऊं, कहीं पे मेरे को खून की कमी पड़े तो प्लीज आके डोनेट कर देना, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हूं मैं, ठीक है। तो क्या कह रही थी मैं, तो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी की कैसी होगी, ये सारी चीजें कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं बेटा, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं हमारे डीएनए के अंदर, ठीक है। अब जब भी डीएनए की बात आती है बेटा, तो डीएनए को लेकर 2 शब्द आते हैं जहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि यार हमारी बॉडी में सेल्स हैं, हमारी सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन है। ये शब्द एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बट कहीं कहीं पे एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है जहाँ पे लिखा है क्रोमोसोम। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि मैम डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम में क्या फर्क होता है, क्या ये दोनों अलग चीजें हैं? नहीं। देखो बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया अपना सेल, ठीक है, ये हो गया बेटा अपना सेल, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
व्हाट इज दिस? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. व्हाट इज दिस? दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा? आपने बचपन में पढ़ा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और क्रोमोसोम्स होते हैं. बट फिर ये क्रोमैटिन क्या है? देखो बेटा, अगर ये डीएनए का धागा कुछ इस तरीके से क्या है, स्कैटर्ड है. अगर ये डीएनए का धागा क्या है बेटा, कुछ इस तरीके से स्कैटर्ड है. स्कैटर्ड मतलब डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स मतलब फैला हुआ. अगर डीएनए का धागा बेटा क्या है, कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, तो हम बोल देते हैं क्रोमैटिन. हम उसको नाम दे देते हैं क्रोमैटिन. क्या नाम दे देते हैं? क्रोमैटिन. अगर डीएनए का धागा, डीएनए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, पता है ना, हमारा डीएनए कुछ ऐसा होता है. इसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड. डबल मतलब एक धागा ये और दूसरा धागा ये. डबल स्ट्रैंडेड. डबल मतलब दो, स्ट्रैंडेड मतलब धागे. तो डीएनए बेसिकली क्या है? डीएनए एक इस तरीके का धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. और हमारा जो डीएनए होता है, अगर वो इस तरीके से क्या है, फैला हुआ है, स्कैटर्ड है, तो हम बोल देते हैं क्रोमैटिन. अब बेटा, जरूरी नहीं है कि हमेशा ये इस तरीके से फैला रहेगा. जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इस तरीके से क्या रहेगा, फैला रहेगा. एक्चुअली में होता क्या है, जब हमारा सेल क्या करता है, डिवाइड करता है. डिवाइड करने का मतलब अपने जैसे और नए सेल्स बनाता है. जब सेल अपने जैसे और नए सेल बनाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन. तो जब हमारा सेल डिवाइड करता है तो उस टाइम पे ये धागा जो इस तरीके से फैला हुआ है, ये क्या करता है, खुद को कॉइल करता है, खुद को कंडेंस करता है. कॉइल का मतलब समझते हो, फिजिक्स पढ़ते हो ना बेटा, फिजिक्स में कॉइल बनाते होगे ना, तो कॉइल आप ऐसे बनाते हो, है ना. तो यही डीएनए का धागा बेटा, सुनेंगे समझेंगे, यही डीएनए का धागा बेटा, है ना, यही डीएनए का धागा क्या करता है, जो पहले क्रोमैटिन फॉर्म में था. ध्यान से सुनेंगे बेटा. यही डीएनए का धागा जो पहले इस तरीके से क्या था, क्रोमैटिन फॉर्म में था. जब सेल ने क्या किया, जब सेल ने सेल डिवीजन करनी स्टार्ट करी, सेल ने कहा कि भाई मैं तो सेल डिवीजन करूंगा, सेल डिवीजन करनी स्टार्ट करी, तो इसने क्या करा बेटा, खुद की कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन करी. कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन मतलब ये धागा भी फैला हुआ है, सिकुड़ने लगता है. सिकुड़ने मतलब पास आने लगता है. सिकुड़ने मतलब बेटा ये पास आने लगता है इस तरीके से, और कॉइल होने लगता है, कॉइल है ना. और बेटा जैसे कि मैंने कहा, सिकुड़ता है मतलब कंडेंस होता है. इस तरीके से सिकुड़ने लगता है, कंडेंस होने लगता है. धागा वही है, बस अब इसने क्या कर लिया है बेटा, अपना कुछ इस तरीके से इसने खुद को कॉइल एंड कंडेंस कर लिया है. और ये कुछ इस तरीके की क्या कर लेता है बेटा, इस तरीके की शेप ले लेता है. क्या कर देता है भाई, इस तरीके की, है ना. अरे क्या हो रहा है ये, है ना. और इस तरीके की शेप ले लेता है. ठीक है. तो जब हमारा डीएनए का धागा न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस तरीके से क्या है, इस तरीके से स्कैटर्ड है, तो हम उसको बोलते हैं क्रोमैटिन. और जब इस तरीके से फैला हुआ है तो क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमोसोम. ठीक है, आपने बचपन में क्लास 9th में पढ़ा हुआ है. क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स. तो अब समझ आया कि भाई क्रोमोसोम में ये क्या है, ये डीएनए ही तो है बेटा, और बीच बीच में थोड़े बहुत प्रोटीन्स होते हैं जो इसकी इस पर्टिकुलर शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं. ठीक है, चलो अब बेटा वापस आ जाते हैं यहाँ पर, है ना. तो एनसीईआरटी में बेटा ये जो टर्म्स आ रहे हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताती चल रही हूँ, सो दैट आपको जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको दिक्कत ना हो. तो ये क्या हो गए बेटा, ये इस तरीके से क्या हो गए बेटा, क्रोमोसोम्स हो गए, है ना. क्या आप मुझे बता सकते हो कि ह्यूमन सेल के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक सिंगल ह्यूमन सेल के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ह्यूमन सेल के अंदर 46. वेरी गुड, 46 क्रोमोसोम्स.
इनको कहीं कहीं पे 23 पेयर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये जोड़े में होते हैं, है ना, क्योंकि ये जोड़े में होते हैं। देखो इन दोनों का पेयर है, इन दोनों का पेयर है, इन दोनों का पेयर है, एंड सो ऑन। ठीक है, 23 पेयर्स या फिर 46 टोटल। ठीक है, चलो अच्छा, अब बेटा एक छोटा सा डिस्कशन और करते हैं, जो कि है वेरिएशंस के ऊपर। यहां पर मैंने बोला, यहां पर बेटा मैंने बोला, सुनना बेटा ध्यान से सुनना, यहां पे मैंने बोला कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो डीएनए में चेंजेस आते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो उसके डीएनए में चेंजेस आते हैं। अब ये सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा है कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है। देखो बेटा, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ा ही चलाना है, मुझे पता है थोड़ा ही है तुम्हारे पास, थोड़ा ही चला लो। देखो बेटा, आप सबसे पहले ये बताओ, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, उसको रीड करो। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। क्या लिखा है यहां पर? यहां पर लिखा है कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगी बेटा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, जैसे ही बच्चा एनसीईआरटी खोलता है रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ने के लिए, स्टार्टिंग के 4 पैराग्राफ जो है ना, बच्चे को एक्चुअली खून के आंसू निकाल देता है। वो चार पैराग्राफ ऐसे हैं बेटा, बच्चा उन 4 पैराग्राफ को देखते ही ना किताब बंद कर देता और बोल देता है भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा क्या लिखा है ये। इवेंचुअली बात का टॉपिक इजी है, बाइनरी फिजन, है ना, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, रीजन, ये सब इजी है, ये सब तो तुम कर ही लोगे, उसमें तो कुछ है ही नहीं बेटा, समझने वाले टॉपिक ये है। तो प्लीज आप इन पे ध्यान दो भाई, मेरे को पता है बाइनरी फिजन में क्या ही समझ लोगे तुम मुझसे, वो तो तुम बचपन में भी पढ़कर आए हो। भाई मेरी जरूरत तुमको इसलिए है क्योंकि ये तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं समझ आएगा, एनसीईआरटी में बेटा समझ नहीं आएगा ये। ठीक है, तो प्लीज इस पे ध्यान देना, इसीलिए मैंने चैट बंद करी हुई है। ठीक है, चलो देखो बेटा, तो यहां पर क्या है, यहां पर लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है। आप बताओ क्यों भाई, क्यों भाई नए सेल्स की फॉर्मेशन क्यों होगी? अब बात बताओ बेटा, रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों कर रहा है? रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको नया ऑर्गेनिज्म बनाना है। ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बनता है? ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बनता है बताओ? देखो बेटा, अभी तुम्हारे सारे तुम्हें कॉन्सेप्ट का फील दिलवा दूंगी मैं। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बनता है मैम? कोई भी ऑर्गेनिज्म अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की भी बात करें तो हमारी बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम से मिलकर बनी है। सही बात है। ये ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बने हैं? तो मैम ये ऑर्गन सिस्टम अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बने हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। वेरी गुड। ये ऑर्गन किससे मिलकर बने हैं? तो मैम जो ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। अलग अलग टिश्यूज जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, सही बात है। अब ये टिश्यू किससे मिलकर बनते हैं? अरे मैम टिश्यू तो सेल से मिलकर बनते हैं। सही बात है। रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों कर रहा है? कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको क्या बनाना है, उसको एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना है अपने जैसा। तो तुम बेटा एक ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लो, है ना, वो तुमको रिलेटेबल भी लगेगा, वो तुम्हें समझ भी आएगा। ठीक है, देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों कर रहा है? कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म बनाना है। तो सबसे पहले बेटा इस बात को समझो, नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए उसको ऑर्गन सिस्टम बनाने पड़ेंगे। ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए उसको ऑर्गन बनाना पड़ेगा। ऑर्गन बनाने के लिए उसको टिश्यू बनाने पड़ेंगे, और टिश्यू तब बनेंगे जब सेल बनेगा। उल्टा सोचो, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहता है कि भाई मैं रिप्रोडक्शन कर लूं, तो सबसे पहले क्या करेगा? सेल बनाएगा, है ना। पहले वो एक सेल बनाएगा, फिर उस एक सेल से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16, 32, 64, है ना, 128, 256, करते करते हजारों सेल का ग्रुप बनेगा, टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनेगा। ये बात सभी बच्चों को समझ आ गई? तो सबसे पहला स्टेप, कोई भी ऑर्गेनिज्म बेटा, चाहे ह्यूमन बीइंग है, चाहे प्लांट है, चाहे अमीबा है, चाहे पैरामीशियम है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करता है तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि वो एक सेल बनाता है। वो क्या करता है बेटा? वो एक नया सेल बनाएगा। उसी सेल की मदद से क्या होगा? नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लो भाई, लो ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लो। ह्यूमन बीइंग्स के केस में क्या होता है बेटा? ह्यूमन बीइंग्स के केस में एक फीमेल पेरेंट होती है जिसको हम मदर बोलते हैं, है ना, और एक मेल पेरेंट होता है जिसको फादर बोलते हैं। फीमेल पेरेंट की बॉडी के अंदर एक सेल बनता है जिसका नाम होता है एग सेल। जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है एग सेल।
मेल पेरेंट की बॉडी के अंदर एक सेल बनता है जो कि एग सेल से बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, इट्स वेरी स्मॉल इन साइज, इसके सामने वो कुछ भी नहीं है, very small in size, and that cell is sperm cell. ठीक है, और बेटा ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, हम छोटी क्लासेस में पढ़कर आए हैं, छोटी क्लासेस में बेटा हम पढ़कर आए हैं कि फीमेल सेल और एग सेल का फ्यूजन, है ना, सॉरी फीमेल, क्या बोल रही हूं मैं, फीमेल गैमीट ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ जी, क्लास 8 में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं हमने नहीं पढ़ा हुआ बेटा, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा फीमेल की बॉडी के अंदर देखो, फीमेल की बॉडी के अंदर एक सेल बनता है जिसका नाम होता है एग सेल, मेल की बॉडी के अंदर एक सेल बनता है जिसका नाम होता है स्पर्म सेल। जब ये दोनों सेल आपस में क्या करते हैं बेटा, जब ये दोनों सेल आपस में, है ना, जब ये दोनों सेल आपस में फ्यूज करते हैं, एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है, जिसका नाम बताना जरा क्या होता है, नलायकों तुम्हारा जरा देखूं तुम्हें कितना आता है, वैसे तो सबको ही आता होगा, है ना, इस टॉपिक में तो सब बच्चे अपने आप को एक्सपर्ट बताते हैं, इस टॉपिक में तो वो कहते हैं मैम हमें सब आता है ना, हाँ, खुद को एक्सपर्ट समझते हैं बच्चे इस चैप्टर में। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ वेरी गुड, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये स्पर्म सेल एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है, ये दोनों सेल, है ना, ये दोनों सेल आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, फिजन नहीं होता बेटा, फर्टिलाइजेशन होता है, फिजन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन, यस बिल्कुल सही, है ना। तो ये दोनों सेल मिलकर क्या हो गए, ये दोनों सेल मिलकर एक हो गए और एक सेल बना बेटा, और उस एक सेल का नाम क्या होता है, उस एक सेल का नाम होता है क्या, जल्दी बताओ क्या नाम होता है उस एक सिंगल सेल का, जो दोनों सेल मिलकर एक नया सेल बनाते हैं, वेरी गुड, सही जवाब, बिल्कुल सही, उस एक सेल का नाम होता है जाइगोट, उस एक सिंगल सेल का नाम होता है जाइगोट। अब ये एक सिंगल सेल है बेटा, हमें इससे पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग बनाना है, अब ये एक सिंगल सेल है, इससे पूरा ह्यूमन बीइंग बनाना है। एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज जाइगोट, बेटा जाइगोट उस सेल को बोला जाता है जो मेल गैमीट स्पर्म और एग मिलकर बनाते हैं, है ना, एक सेल था स्पर्म सेल, एक सेल था एग सेल, दोनों मिलकर एक हो गए और वो जो एक सेल बना दैट इज नोन एज जाइगोट। अब इस एक सिंगल सेल जाइगोट से पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा ह्यूमन बीइंग बनाना है, वो कैसे बनता है, ये एक सिंगल सेल क्या करता है बेटा, डिवाइड करता है मतलब अपने जैसे और नए सेल बनाता है ना। अब जब ये डिवाइड करेगा तो क्या होगा बेटा, ऐसे दो बनेंगे, फिर ये डिवाइड होंगे बेटा, ये अपने जैसे दो बनाएगा, ये अपने जैसे दो बनाएगा, है ना, फिर ये अपने जैसे दो बनाएगा, 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 ये क्या चल रहा है, समझ रहे हो बेटा। तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया, 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64 करते 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 एक बड़ी सी बॉल बन गई सेल की, जिसमें क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं, जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं। ये आगे चल के दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, इसलिए बता रही हूँ, बेसिक्स बता रही हूँ आज, सुन लो, ठीक है। हाँ, तो बेटा ये स्ट्रक्चर जो बना, ये जो स्ट्रक्चर बना बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियो। क्वेश्चन आ गया था एक बारी पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में, और बच्चे आंसर नहीं कर पाए थे, डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड एम्ब्रियो, सच बता रही हूँ। जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है, एम्ब्रियो क्या है, इट्स अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। जाइगोट क्या है, व्हाट इज जाइगोट, सिंगल सेल, ये क्या है बेटा, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। ये कब बनता है, फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन ऑफ
मेल एंड फीमेल गैमीट, और ये फॉर्म्ड ड्यू टू डिविजन ऑफ जाइगोट। ठीक है बेटा, चलो अब बेटा ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल बन गए हैं, तो इससे धीरे धीरे क्या होगा बेटा, इससे धीरे धीरे टिश्यूज बनेंगे। टिश्यूज से धीरे धीरे बेटा क्या होगा, ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन से धीरे धीरे क्या होंगे बेटा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम से धीरे धीरे क्या होगा बेटा, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर बेटा जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है, वो कहां से शुरू हुई, वो कहां से शुरू हुई, बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। यहां पर एक लाइन लिखी थी मैंने कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है। मैं दोबारा बेटा उसी स्लाइड पर आ गई। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है। कौन से थे वो नए सेल्स? अब ऐसे सोचो बेटा, अगर बेटा फीमेल की बॉडी के अंदर एग सेल ना बनता और अगर मेल की बॉडी के अंदर स्पर्म सेल ना बनता तो क्या जाइगोट बन पाता? नहीं। और अगर जाइगोट नहीं बनता तो एम्ब्रियो नहीं बन पाता, और अगर एम्ब्रियो नहीं बनता तो टिश्यू नहीं बन पाते, और अगर टिश्यू नहीं बन पाते तो ऑर्गन नहीं बन पाते, और ऑर्गन नहीं बन पाते तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बन पाते, ऑर्गन सिस्टम नहीं बन पाते तो ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाता। तो ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए ऑर्गन सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसके लिए ऑर्गन बनाने पड़ेंगे, टिश्यूज बनाने पड़ेंगे, एम्ब्रियो बनाना पड़ेगा और जाइगोट बनाना पड़ेगा। जाइगोट बनाने के लिए क्या चाहिए? जाइगोट तभी बन पाएगा, जाइगोट तभी बन पाएगा जब स्पर्म बनेगा और एग बनेगा। जाइगोट बने भाई, ये सब तभी बनेगा जब जाइगोट बनेगा, और जाइगोट सिर्फ और सिर्फ तभी बन सकता है जब मेल की बॉडी में स्पर्म बने, फीमेल की बॉडी में एग बने, और ये दोनों सेल आपस में फर्टिलाइज हो। तो वो वाला पॉइंट वापस आ जाते हैं और देख लेते हैं बेटा, जहां पर ये बात लिखी गई है कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है, नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है। राइट, कौन से हैं वो नए सेल्स? स्पर्म सेल, एग सेल। ठीक है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं हो रही तो भी तो नए सेल्स बनाने पड़ेंगे। एक अमीबा डिवाइड करके अपने जैसे और दो नए अमीबा बनाएगा, वहां पे भी तो नए सेल्स बनाने पड़ेंगे ना। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। ऑर्गेनिज्म तभी बनेगा जब हमें सेल बनेंगे। राइट, एक इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म, ऐसे सोचो बेटा, एक इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के अंदर बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, शुरुआत तो एक सेल से ही होगी, तो नए सेल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन करने के लिए नए सेल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो अब बेटा देखो, जब नया सेल बनाना होता है तो उस टाइम नया डीएनए बनाना पड़ता है। अब बहुत सारे बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते हैं और बहुत सारे लोग समझा भी नहीं पाते हैं। इसको ऐसे समझना बेटा, इसको ऐसे समझना, देखो बेटा, मान लो ये क्या है, ये एक सेल है और ये उसके अंदर का न्यूक्लियस है, ये उसके अंदर का क्या है, न्यूक्लियस है। सुंदर सा बनाऊंगी, ये एक सेल है और ये न्यूक्लियस है, और मान लेते हैं बेटा हमने इसके अंदर क्या बनाया हुआ है, मान लेते हैं बेटा हमने इसके अंदर डीएनए बनाया हुआ है। ठीक है, हमने इसके अंदर डीएनए बनाया हुआ है। ठीक है, ये क्या बनाया मैंने, डीएनए। सेल के अंदर क्या होगा, सेल ऑर्गेनेलीज होंगे बेटा, है ना, जैसे कि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज भी क्या होंगे, सेल के अंदर होंगे। हमने क्या कहा कि रिप्रोडक्शन करने के लिए नए सेल्स बनाने पड़ेंगे। जब रिप्रोडक्शन करने के लिए नए सेल्स बनाने पड़ेंगे तो बेटा कैसे बनता है नया सेल, जल्दी बताओ, कोई भी नया सेल कैसे बनता है?
कोई भी नया सेल कैसे बनता है? जब पहले से एक सेल रहता है और जब वो डिवाइड करता है नया सेल बनता है। आई डोंट नो कितने बच्चों को याद है, क्लास 9th में एक सेल थ्योरी करके एक चीज पढ़ाई जाती है, यहाँ पे ये बोलते हैं ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है बेटा, अब ये सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा। नए सेल्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक सेल होगा बेटा, उसको डिवाइड कराना पड़ेगा। अब जब ये सेल क्या करेगा बेटा? डिवाइड करेगा। आप ऐसे सोचना, जब ये सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा, तो ये कोशिश करेगा कि मैं अपने सामान को क्या कर दूं? मैं अपने सामान को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, है ना, मैं अपने सामान को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। बट प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये है कि यार ये जो सेल के अंदर क्या है? डीएनए है। ये जो सेल के अंदर क्या है बेटा? डीएनए है। ये केवल एक ही है, और अगर इसने अपना डीएनए इसको दे दिया तो इसको क्या मिलेगा? तो मैडम फिर एक काम करो, इसको दे दो। अरे अगर इसको दे दिया तो इसको क्या मिलेगा? सोचो जरा, इसके पास, इसके न्यूक्लियस में एक ही डीएनए है। अगर वो डीएनए इसने इसको दे दिया तो भाई ये बेचारा अकेला रह जाएगा, इसको कुछ नहीं मिल पाएगा। और अगर इसको दे दिया तो इसको नहीं मिल पाएगा। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम एक काम करो, आधा आधा दे दो। बेटा ऐसे सोचो तुम, हाँ, मैं बोलूं कि बेटा, है ना, मैं कुछ तो पढ़ा होगा यहाँ पर, है ना, सैंपल पेपर की किताब पढ़ी है। हाँ, मैं बोलूं बेटा कि काम करो, ये किताब है, ठीक है, ये रख लो। अब तुमने कहा मैम हम तो क्लास में मैम 40 बच्चे हैं, कैसे करें? मैंने कहा कोई नहीं बेटा, एक काम करो, 4 पेज फाड़ के तेरे को दे देती हूँ, 4-5 फाड़ के तेरे को दे देती हूँ, 4-5 पेज फाड़ के तेरे को दे देती हूँ, 4-5 फाड़ के तेरे को दे देती हूँ। बट मैम ये तो ठीक नहीं है ना मैम, 4-5 पेज से थोड़ी ना काम चलेगा, हमें तो पूरी किताब चाहिए, पूरी साइंस की किताब चाहिए जिसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के सबके क्वेश्चंस हो। फिर क्या करें? मैम कुछ सोचो, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा मैम, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब बेटा ऐसा कुछ तरीका है आपके पास जिससे 40 के 40 बच्चों को क्या है बेटा, इस किताब के अंदर लिखी हुई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए और मुझे किताब फाड़नी भी ना पड़े? क्या करोगे बताओ? व्हाट यू पीपल विल डू, जल्दी बताओ, क्या करोगे आप लोग? जल्दी बताओ। है, बताओ। कॉपी बनाओगे, वेरी गुड, बहुत सही, फोटो कॉपी। मैम आप एक काम करो, ये हमको दे दो, हम इसकी फोटो कॉपी करा लेंगे मैम, 40 कॉपी करा लेंगे इसकी, सब आपस में बांट लेंगे, सब एकदम खुशी का माहौल, वेरी गुड, है ना। जीरोक्स करोगे, है ना मैम, ऐसे मत करो कि 10-10 पेज, 4-4 पेज सबको बांटने की बजाय आप एक काम करो मैम, एक बार हमको ही दे दो, हम इसकी कॉपी करा लेंगे और आपस में बांट लेंगे। समझ, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया? वेरी गुड, है ना। इन सब चीजों में तो बहुत दिमाग चलता है तुम लोगों का, है ना, इसलिए मैं तो बेटा सेल भी यही सोचता है कि यार ये तो गलत हो जाएगा, है ना, अगर मैंने डीएनए का आधा टुकड़ा कर दिया तो फिर तो गलती हो जाएगी, है ना, ये तो चीज ठीक नहीं है ना, चीज ठीक नहीं है, क्योंकि डीएनए में इंफॉर्मेशन है, अगर आधी इंफॉर्मेशन है ना, मान लो अगर आधा डीएनए दे दिया तो आधी इंफॉर्मेशन यहाँ चली गई, इसका भी लॉस हो गया, और आधी इंफॉर्मेशन इसको मिल गई तो इसका भी लॉस हो गया। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो सेल क्या करता है बेटा? सेल दिमाग लगाता है, सेल सोचता है कि भाई एक काम करता हूं मैं, जो भी चीजें मेरे पास है, मैं काम करता हूं, उनका डुप्लीकेट बना लेता हूं। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूं? मैं डुप्लीकेट बना लेता हूं। ठीक है, तो हमारे सेल के अंदर क्या होता है बेटा, है ना, हमारे सेल के अंदर क्या होता है, हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की एक और कॉपी बनाई जाती है, मान लो बेटा डीएनए की पहले से तो था ही, इसके जैसा एक और डीएनए फोटोकॉपी, जैसे आप बेटा फोटोकॉपी बना लेते हो ना, वैसे ही एक और डीएनए की कॉपी बनाई जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि सेल ने क्या किया, हम क्या बोलते हैं, सेल ने क्या की, पहली चीज सेल ने करी डीएनए कॉपिंग।
पहली चीज सेल ने जो करी वो क्या है बेटा, डीएनए कॉपिंग। डीएनए की जब कॉपी बनाई जाती है, जब सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की कॉपी बनाई जाती है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है बेटा, इस प्रोसेस को एक और नाम दिया जाता है, एक टेक्निकल टर्म दिया जाता है, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है बेटा, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, क्या किया बेटा, हमारे न्यूक्लियस के अंदर हमने डीएनए की एक और कॉपी बना ली, एंड जब फिर सेल के अंदर इतना सब कुछ हो ही रहा था, तो सेल भी लाइक इतना खर्चा हो ही गया है मालिक, तो एक काम करते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज का या सेल कंपोनेंट्स का, एनसीईआरटी में लिखा है सेल कंपोनेंट्स। ठीक है, सेल के कंपोनेंट्स मतलब सेल ऑर्गेनेलीज का भी डुप्लीकेट बनाया जाता है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर डुप्लीकेशन होता है ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज का डुप्लीकेशन किया जाता है। जब सेल ऑर्गेनेलीज का डुप्लीकेशन किया जाएगा तो भाई एक माइटोकॉन्ड्रिया ये पहले से था ही, है ना, इसके जैसा एक और बना लिया, ये गोल्जी बॉडी था ही, एक और गोल्जी बॉडी बना लिया, ईआर था ही और एक और ईआर बना लिया। तो अब क्या होगा, अब सब कुछ चीजें क्या हो गई हैं, डबल क्वांटिटी में हो गई हैं। तो अब जाके बेटा हमें और नए सेल्स जब डिवाइड करेंगे, जब एक्चुअली में हमारा क्या होगा बेटा, सेल डिवाइड होगा, तो यहां पर कोई दिक्कत होगी ही नहीं, है ना, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये वाला एक, अरे है ना, इसमें से एक डीएनए इसको मिल गया, एक डीएनए इसको मिल गया, नहीं मैम ये वाला इसको दे दो, ठीक है बेटा लो ये वाला इसको दे दो, चाहे इसको दे दो, किसी को भी कुछ भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, एक दूसरे के डुप्लीकेट ही तो है, एक दूसरे के डुप्लीकेट ही तो है। एक माइटोकॉन्ड्रिया इसको मिल गया, एक माइटोकॉन्ड्रिया इसको मिल गया, है ना, गोल्जी बॉडी इसको मिल गया, एक गोल्जी बॉडी इसको मिल गया, ईआर इसको मिल गया, ईआर इसको मिल गया। तो यहां पर हमने क्या किया बेटा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कराने के लिए, हमने क्या किया बेटा, डीएनए की कॉपी बनाई, डीएनए का रेप्लिकेशन किया, राइट। तो डीएनए कॉपिंग करी जाती है। तो यहाँ पे बेटा सेकंड पॉइंट देखो, नए सेल्स बनाने के लिए क्या किया, सबसे पहले बेटा रिप्रोडक्शन करवानी है तो नए सेल्स बनाने पड़ेंगे। अब नए सेल्स बनाने हैं तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, नई कॉपी बनवानी पड़ेगी डीएनए की। ठीक है, अब बेटा जब नई कॉपी बनती है तो क्या हो जाता है, एरर्स हो जाते हैं डीएनए कॉपिंग के दौरान, है यस। अब देखो बेटा, आप अपना एग्जाम्पल मान के चलो, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप एक दिन स्कूल नहीं गए तो आपने क्या किया, अपने दोस्त की नोटबुक तुम मांग कर ले आए कि भाई दोस्त ने जो भी लिखा हुआ है उस दिन का जो भी काम है मैं एक काम करूंगा, जो जो उसने काम किया है मैं एग्जैक्टली सेम छाप दूंगा, कॉपी कर लूंगा, मैं कॉपी कर लूंगा। बट तुम ठहरे, तुमने क्या किया, तुमने मस्त चलाए बेटा गाने, तुमने लगाए हेडफोन, है ना, तुमने पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में भाई बढ़िया गाने गुने चल रहे हैं और अपना तुम ना 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 ना, है ना, तो बेटा क्या चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है और काम भी चल रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो, देख देख के लिख रहे हो, है ना, देख देख के लिख रहे हो। और ऐसा बेटा हम सबके साथ हो भी जाता है ना, ऐसा हम सबके साथ हो भी जाता है कि भी गलतियां हो जाती हैं, है ना, इंसान तो गलतियों का पुतला है ना। तो बेटा तो वैसे ही जब डीएनए की कॉपी बनाई जाती है, जब एक डुप्लीकेट डीएनए बनाया जाता है, जब एक डुप्लीकेट डीएनए बनाया जाता है तो एक्चुअली में होता क्या है, जब सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ये ऑलरेडी से हमारे पास क्या था, ऑलरेडी हमारे पास क्या था बेटा, ऑलरेडी हमारे पास एक डीएनए था। हमने क्या किया, हमने प्रोसेस करी, जिसको हमने बोला डीएनए रेप्लिकेशन या फिर डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग या डीएनए रेप्लिकेशन में क्या हुआ, हमने नया डीएनए बनाया, बट यहां पे क्या आ गए, एरर्स आ गए, एरर्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए। नया डीएनए बनाने के चक्कर में क्या हुआ, जल्दी के चक्कर में कई बारी क्या होता है, डीएनए बेटा मैं बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ, बहुत जैसे नॉर्मली उड़ान बैच में पढ़ाती हूँ ना वैसे पढ़ा रही हूँ, तो सुन लो, ठीक है। तो नया डीएनए बनाने के चक्कर में क्या हुआ भाई, नया डीएनए बनाने के चक्कर में एरर्स हो गए, एरर्स मतलब गलती हो गई। जैसे आप अपना एग्जाम्पल लो बेटा, आप अपना एग्जाम्पल लो, मान लो 1, है ना, जैसे मान लो बेटा, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक सीक्वेंस लिखा हुआ था,
है ना, मान लो बेटा एक सीक्वेंस लिखा हुआ था 1 2 3 4 5, अब गलती हो गई है ना, गानों में ध्यान था, है ना, गलती हो गई, हमने क्या किया 1 2 3 4 5 की जगह 3 2 1 2 4 3 5 लिख दिया। ऐसा हो जाता है ना बेटा, ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता? हमने नया डीएनए तो बना लिया, बट उसमें क्या हो गया, हमने एरर कर दिया, हमने गलती कर दी, 1 2 के बाद 4 3 5 ये हो गया, सीक्वेंस बदल गया है डीएनए का। हाँ मैम, डीएनए के अंदर का जो इंफॉर्मेशन थी उसका सीक्वेंस बदला कि नहीं बदला? बेटा एरर हो जाता है, गलती हो गई मालिक, गलती हो गई मालिक, गलती हो गई, है ना, तो सेल से गलती हो गई। अब एक्चुअली में बेटा मैं आपको अगर टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इस तरीके से 1 2 3 4 नहीं होता बेटा, कोडिंग्स होती है ना, कोडिंग्स होती हैं, और वो होती हैं कोडिंग्स कुछ ऐसी ATTCA, इस तरीके से क्या होते हैं, कोड्स होते हैं हमारे डीएनए के अंदर बेटा, इस तरीके से कोड्स होते हैं। इसके बारे में आप क्लास 12th में पढ़ोगे, ठीक है, बट वो इसी तरीके के होते हैं ATGC, है ना, इस तरीके से इनका मतलब भी होता है बेटा। अगर आपको लग रहा है मैम ने अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया है, नहीं, है ना, इन सब का अपना मतलब होता है, बट अब इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें बैठ के समझाऊं, ठीक है। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन ये सब होता है, बट छोड़ दो उन सब चीजों को अभी। तो अब बेटा मान लो जिस डीएनए, ये हमारा ओरिजिनल डीएनए है, हमने सोचा कि चलो, सेल ने सोचा कि चलो मैं क्या करता हूं, मैं इसका कॉपी बनाता हूं, मैं इसका एक डुप्लीकेट बनाता हूं। अब डुप्लीकेट बनाने के चक्कर में उसने जल्दीबाजी करी, जल्दीबाजी के चक्कर में क्या हो गया, उससे कोड गलत कॉपी हो गया। जैसे तुम नोटबुक में लिखते लिखते तुम गलती कर देते हो, है ना, इधर का वर्ड उधर कर दिया, उधर का वर्ड इधर आगे पीछे कर दिया, तो इससे भी बेटा क्या हो गई, गलती हो गई। और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ATCAG, डीएनए के अंदर का क्या हो गया, डीएनए के अंदर का कोड बदल गया, डीएनए के अंदर की इंफॉर्मेशन बदल गई। क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ, पहले कुछ और इंफॉर्मेशन थी, अब कुछ और इंफॉर्मेशन है, पहले कुछ और सीक्वेंस था, अब कुछ और सीक्वेंस है। ऐसे सोचो बेटा, मेरे को किसी ने लिफाफा देके भेजा कि ये रही तिजोरी, इस तिजोरी के अंदर क्या है, इस तिजोरी के अंदर ढेर सारे सोने जवाहरात, बहुत सारा क्या है, खजाना है, ये लो लिफाफा, इस लिफाफे के अंदर कोड है ना, इस लिफाफे के अंदर कोड है, और कोड है 1 2 4 3, ठीक है, 1 2 4 3। किसी ने मुझे कहा कि ये लो मैडम, ये हम तिजोरी भेज रहे हैं आपके लिए, और तिजोरी का जो कोड है वो 1 2 4 3 है, ठीक है। मैंने लिफाफा खोला, मैंने 1 2 4 3 डाला, अरे बाप रे, तिजोरी तो खुली ही नहीं। फिर मैंने फोन किया, अरे आपने 1 2 4 3 लिख के भेजा था, ये तिजोरी नहीं खुल रही है, ये कोड ठीक है ना? उसने कहा 1 सेकंड मुझे चेक करने दो। उन्होंने कहा ओ माय गॉड, सो सॉरी दीदी, 1 2 4 3 नहीं था, 1 2 3 4 था। तो अब आप खुद बताओ बेटा, अगर एक भी शब्द आगे पीछे हो जाए तो कितनी गड़बड़ हो सकती है, राइट? सिर्फ एक डिजिट आगे पीछे होने से, किस तरीके से जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, दुनिया बदल गई, मेरे लाखों करोड़ों रुपए के खजाना नहीं मिल पाया, है ना। तो आप ऐसे सोचो बेटा, है ना, सिर्फ एक वर्ड, सिर्फ एक कोड आगे पीछे जरा सा भी हिल जाए तो सब कुछ बदल जाता है। तो वैसे ही यार, अब ध्यान से सुनना बेटा, इसको मैं पूरा समराइज कर रही हूँ, काफी ज्यादा टाइम लगा दिया, इतना तो जरूरी भी नहीं था लगाना। तब होता क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन के दौरान नए सेल्स बनते हैं, नए सेल्स बनाने के लिए नया डीएनए बनाना पड़ता है। नया डीएनए बनाने चले थे, बट हो क्या गई, बीच में गलती हो गई। बीच में गलती होने के कारण क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, डीएनए का सीक्वेंस बदल गया, ठीक है, डीएनए की जो इंफॉर्मेशन थी वो गड़बड़ हो गई, सीक्वेंस बदल गया। देख रहे हो बेटा, चीजें वही हैं, ATGCA, चीजें वही है, यहाँ पे भी AT बस क्या हो गया बेटा, सीक्वेंस, ऊपर नीचे सीक्वेंस बदल गया, सीक्वेंस चेंज्ड। हुआ क्या बेटा, डीएनए सीक्वेंस चेंज्ड, तो इंफॉर्मेशन भी चेंज हो गई। और आप ये सोचो बेटा, इंफॉर्मेशन चेंज हो गई तो डीएनए में भी बदलाव आ गया, है ना। क्या आ गया बेटा, डीएनए में बदलाव आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन आ गया डीएनए में।
और जब डीएनए में वेरिएशन आता है तो क्या आता है बेटा, न्यू कैरेक्टर्स बनते हैं, न्यू कैरेक्टर्स बनते हैं। मैं बार बार आपको एक बात समझा रही हूं, हमारी सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में है। आंखों का रंग क्या होगा, स्किन का कलर क्या होगा, नोज की शेप क्या होगी, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ईयर की शेप क्या होगी, लिप्स की शेप क्या होगी, हर चीज की इंफॉर्मेशन डीएनए में है। और अगर उस इंफॉर्मेशन के साथ थोड़ी भी छेड़खानी होती है, उस इंफॉर्मेशन के साथ थोड़ा भी ऊपर नीचे कुछ सीक्वेंस बिगड़ता है तो डीएनए में बदलाव, वेरिएशन मतलब वैरी कर गया अगर, तो नए कैरेक्टर्स बनते हैं, कैरेक्टर्स भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स भी क्या है, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेटा जो हम बोलते हैं कि यार ये जो डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है, डिफरेंस जो हमें दिखाई देता है ना, कि भाई ये आंखों के रंग में डिफरेंस है या फूलों के रंग में डिफरेंस है ना, किसी का स्ट्रेट थंब है, इसके बारे में हम हेरिडिटी में पढ़ेंगे, किसी का थंब ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट होता है बट किसी का थंब इस तरीके से मुड़ जाता है। तो ये सारे जो डिफरेंस है ना, ये जो वेरिएशन है, वेरिएशन मतलब ये जो वेरी कर रहा है, ये सारा वेरिएशन क्यों है बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके डीएनए में थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, हमारे सबके डीएनए में थोड़ा बहुत क्या है, डिफरेंस है, थोड़ा बहुत बहुत डिफरेंस है। और उस थोड़े बहुत डिफरेंस के कारण ही क्या है बेटा, ये सब वेरिएशन देखने को मिलते हैं। वैरी, हम सब वैरी कर रहे हैं एक दूसरे से, राइट, हम सब वैरी कर रहे हैं एक दूसरे से। तो बेटा ये सब क्यों हमें ये वेरिएशन क्यों है, क्योंकि डीएनए की इंफॉर्मेशन सबकी अलग है। और डीएनए की इंफॉर्मेशन कब, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए की इंफॉर्मेशन कब बदलती है, जब वो रिप्रोड्यूस करता है, और रिप्रोड्यूस करने के दौरान जब वो नए सेल बनाता है। तो समराइज हियर बेटा, टू समराइज हियर बेटा, रिप्रोडक्शन करने के लिए नए सेल्स बनाने थे, नए सेल्स बनाने के चक्कर में हमने नया डीएनए बनाया, नया डीएनए बनाते बनाते गलती हुई, गलती होने के कारण क्या हुआ बेटा, डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन का सीक्वेंस था वो बदला, जिसके कारण डीएनए में चेंज आया, और डीएनए में चेंज आने के कारण क्या आया बेटा, नया कैरेक्टर आया। ठीक है, अब बेटा ये जो वेरिएशन होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या हो सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं। जैसे कि बेटा अगर हम ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लें तो आप ऐसे सोचो, आज से बेटा है ना लाखों साल पहले, आज से लाखों साल पहले बेटा, लाखों करोड़ों साल पहले बेटा हम ऐसे नहीं थे जैसे हम आज दिखते हैं, है ना। अगर हम, है ना, अब इनको ह्यूमन बींग्स भी नहीं बोल सकते, दिक्कत ये है, इसका ऑस्ट्रेलोपेथिकस इनका नाम है ना। पहले एक पार्ट होता था हेरिडिटी में, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तुम्हारा चैप्टर कम हो गया, शुक्र मनाओ, बच्चे आंसू से रहते थे उस चैप्टर में। तो वहां पे हम पढ़ते थे एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स के बारे में, एवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में। तो भाई उस टाइम पे बेटा इन ऑर्गेनिजम्स ने बार बार रिप्रोड्यूस किया, बार बार रिप्रोड्यूस किया, तो क्या हुआ बेटा, बार बार नए सेल्स बने, बार बार नए सेल्स बने, तो क्या हुआ बेटा, बार बार डीएनए में चेंजेस आए, और जब बार बार डीएनए में चेंजेस आए तो नए नए कैरेक्टर बनते गए, और कहीं ना कहीं बेटा वो जो नए नए कैरेक्टर बनते गए उनको वो हेल्प करते गए, उनको वो हेल्प करते गए क्या करने में, बेटर तरीके से सरवाइव करने में, है ना। इसको नए कैरेक्टर्स मिले, है ना, इसको नए कैरेक्टर्स मिले, इसने बार बार रिप्रोड्यूस किया, नए सेल्स बने, नए सेल्स बनाने के चक्कर में नया डीएनए बनाया, नया डीएनए बनाया तो नए कैरेक्टर्स बने, है ना। तो बेटा वो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर्स जो इनके अंदर नए कैरेक्टर्स आए उन्होंने इनको हेल्प किया और बेटर सर्वाइव करने में, और बेटर सर्वाइव करने में, और बेटर सर्वाइव करने में। तो बेटा इस तरीके से क्या है, नए कैरेक्टर्स बनते गए और वो नए कैरेक्टर्स उनको हेल्प करते गए सर्वाइव करने में। ठीक है ना बेटा। हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, आखिरी एग्जाम्पल है बेटा, इसके बाद फिर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आऊंगी, मुझे आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म करना है। ठीक है, देखो बेटा, मान लेते हैं बेटा यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं कोई यहाँ पर फैक्ट्री है ना, मान लेते हैं बेटा यहाँ पर कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है, AQI है 700 पार, और करो बीजेपी सरकार। ठीक है, हाँ जी, ठीक है भाई, क्या है भाई, दिल्ली का बहुत बुरा हाल है गाइस, लिटरली आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली, एयर प्यूरिफायर लगाने के बाद भी घर में ऐसा लगता है कि भाई क्या हो रहा है ये। हाँ जी, तो मान लेते हैं भाई इस फैक्ट्री के पास, मान लेते हैं भाई इस फैक्ट्री के पास क्या है, इस फैक्ट्री के आसपास क्या है, एक पॉन्ड है। ठीक है, इस फैक्ट्री के आसपास बेटा क्या है, मान लेते हैं पॉन्ड है। ठीक है, और उस पॉन्ड के अंदर क्या है बेटा, मान लेते हैं उस पॉन्ड के अंदर कुछ बैक्टीरिया है, ये 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 भी बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है, तो ये क्या है भाई, हमें पता है ये है पॉन्ड, पॉन्ड के अंदर होता है पानी, पानी के अंदर बैक्टीरिया हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। तो मान लेते हैं बेटा ये है बैक्टीरिया ए,
मान लेते हैं बेटा ये है बैक्टीरिया ए। बैक्टीरिया ए क्या कर सकता है बेटा, ये सरवाइव कर सकता है इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ, फॉर एग्जाम्पल ये 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या है, सरवाइव कर सकता है। ये टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सरवाइव कर सकता है। ये बैक्टीरिया इतने रेंज ऑफ टेम्परेचर में क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। अब फैक्ट्री वालों को क्या मतलब है, उनको तो बेटा अपने फायदे से मतलब है। उन्होंने बेटा क्या किया, उन्होंने बहुत सारा वेस्ट रिलीज किया, है ना। फैक्ट्री में बेटा अलग अलग चीजें बनी होंगी, तो उन्होंने बहुत सारा वेस्ट पानी क्या कर दिया, उन्होंने बहुत सारा वेस्ट पानी, और उस पानी, वो जो पानी था ना, उस पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था। उबलता हुआ पानी उन्होंने क्या कर दिया बेटा, उनकी मशीन में से उबलता हुआ पानी निकल रहा था, और वो क्या कर रहे हैं बेटा, वो डेली उस पानी को क्या कर रहे हैं, और डेली उस पानी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, इस पॉन्ड में रिलीज कर देते हैं। अभी किया नहीं है, अभी नहीं किया है, ठीक है, अभी नहीं किया मान लेते हैं। अब हुआ क्या बेटा, है ना, अभी हुआ क्या है, अब सुनो। मान लेते हैं बेटा इसमें से किसी एक बैक्टीरिया ने रिप्रोड्यूस करा, है ना, इसमें से किसी एक बैक्टीरिया ने क्या किया बेटा, रिप्रोड्यूस किया, और रिप्रोड्यूस करते टाइम उसने नया सेल बनाया, नया सेल बना रहा था, है ना, नया सेल बना रहा था तो नया डीएनए बना रहा था, नया डीएनए बना रहा था तो गलती हो गई मालिक, गलती से नया डीएनए में नया चेंज आ गया, है ना, और वो जो नया बैक्टीरिया बना है अब, है ना, वो जो नया बैक्टीरिया बना है अब, वो कैसा बन गया है, उसके पास डीएनए में चेंज आने के कारण एक सुपर पावर आ गई है कि अब वो हायर टेम्परेचर रेंज को झेल सकता है। मेरी बात समझ रहे हो बेटा, एक पॉन्ड है, पॉन्ड में पानी है, पानी में बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को झेल सकता है। इसमें से बैक्टीरिया क्या कर रहा था भाई, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर रहा था। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है, बाइंडरी फिजन की प्रोसेस से करता है। अब बाइंडरी फिजन की प्रोसेस जब वो करता है तो बेसिकली वो अपने जैसे और नए सेल बनाता है, अभी हम बात कर भी लेंगे उसके बारे में। तो इसने नया बैक्टीरिया बनाने के चक्कर में नया सेल बनाया, नया सेल बनाने के चक्कर में नया डीएनए बनाया, डुप्लीकेट डीएनए बना रहा था। डुप्लीकेट डीएनए बना रहा था तो गलती से क्या हो गई, गलती से गलती हो गई, एरर हो गए। एरर होने के कारण क्या हो गया, उसके डीएनए की इंफॉर्मेशन का सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया। सीक्वेंस ऊपर नीचे होने के कारण क्या हो गया, एक नया कैरेक्टर डेवलप हो गया इसके अंदर एक नया कैरेक्टर आ गया। पहले जो इन्फॉर्मेशन थी उसके कारण क्या होता था बेटा, ये इतना ही टेम्परेचर झेल पाता था, बट अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक ऐसा बदलाव, इसका डीएनए कुछ इस तरीके से चेंज हुआ कि इसके डीएनए के अंदर अब ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई है जिसके कारण ये क्या कर सकता है, जिसके कारण ये मान लेते हैं बेटा 20 से लेकर 40 या 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को झेल सकता है। अब इसने क्या किया बेटा, इसने रिप्रोड्यूस किया, इसने अपने जैसे और बनाए। इसने क्या किया बेटा, इसने अपने जैसे और बनाए। ये रिप्रोड्यूस करता गया, और ये अपने जैसे और नए बैक्टीरिया बनाता गया। ठीक है, तो अभी पॉन्ड के अंदर क्या है, पॉन्ड के अंदर दो तरीके के बैक्टीरिया हमें देखने को मिल रहे हैं। पॉन्ड के अंदर हमें दो तरीके के बैक्टीरिया देखने को मिल रहे हैं, एक बैक्टीरिया ए और एक बैक्टीरिया बी। और बैक्टीरिया बी जो है क्या कर सकता है, मान लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को झेल सकता है ना। फैक्ट्री वालों ने क्या किया, फैक्ट्री वालों ने ढेर सारा गरम गरम उबलता हुआ पानी छोड़ दिया पॉन्ड के अंदर। अब पॉन्ड के अंदर जैसे ही पानी क्या हुआ बेटा, गया, पॉन्ड के अंदर की इन्वायरमेंट बदल गई। पॉन्ड के अंदर का टेम्परेचर क्या है बेटा, मान लेते हैं पॉन्ड के अंदर का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अब बेटा इसमें से कौन से बैक्टीरिया सरवाइव कर पाएंगे और कौन से बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जल्दी बताओ, which bacteria will be able to survive and which bacteria will not be able to survive। बी सरवाइव करेगा, वेरी गुड। बी क्या करेगा, बी सरवाइव करेगा। बी क्या करेगा, सरवाइव करेगा, बहुत बढ़िया। और ए क्या होगा बेटा, ए तो मर जाएगा, ए बेचारे मर जाएंगे, है ना। बी विल सर्वाइव एंड ए विल डाई। ठीक है, तो ये एक एक करके बेचारे सब यहाँ से गायब 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 गायब,
मर गए मर गए मर गए, आई मोरी भैया मर गए मर गए मर गए, बचाओ बचाओ बचाओ, आई मोरी भैया मर गए। तो भाई बैक्टीरिया, ए बैक्टीरिया जो होंगे बेटा मर जाएंगे, ठीक है, ए बैक्टीरिया जो है क्या होंगे भाई, मर जाएंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर डीएनए में चेंज ना आया होता, अगर डीएनए में चेंज ना आया होता, तो क्या ये ब्लैक वाले बैक्टीरिया सरवाइव कर पाते? नहीं। क्या ये ब्लैक वाले, क्या ये बैक्टीरिया भी सरवाइव कर पाते? नहीं। तो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि बदलती हुई इन्वायरमेंट में उस डीएनए के चेंज के कारण ही ये ऑर्गेनिज्म, ये स्पीशीज सरवाइव कर पाई? जल्दी बताओ बेटा। मैं यहाँ पर एक लाइन बोल रही हूँ, एनसीईआरटी में भी लाइन लिखी है कि बदलती हुई इन्वायरमेंट में ये जो नए कैरेक्टर्स होते हैं, बदलती हुई इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिजम्स को कई बार सर्वाइव करने में हेल्प कर जाते हैं। एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, भाई एक अकेला ऐसा टॉपिक है ये, और एक हेरिडिटी, ये मैं आराम से पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऐसे टॉपिक हैं जहां बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अगर, हाँ ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, वेरिएशन मतलब डीएनए में जो चेंज आया है, वेरिएशन के कारण क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म अडेप्ट कर पाया खुद को बदलती हुई एनवायरनमेंट में। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक डीएनए में चेंज आया, तो क्या हुआ, बाद में एनवायरनमेंट बदल गई, पहले एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कुछ और था, बाद में क्या हो गया, एनवायरनमेंट बदली, तो एनवायरनमेंट, बदलते हुए एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट कर पाया ये, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन डीएनए, बेटा दोबारा से इसको रीड कर लो, पेपर में क्वेश्चन आता है, वेरिएशन के बेनिफिट्स पेपर में पूछे जाते हैं। वेरिएशन के कारण ऑर्गेनिज्म बदलती हुई एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट कर पाता है। हमने एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहां पर देख लिया। अब बेटा एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है, वेरिएशन की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म खुद को स्टेबलाइज कर पाता है, स्टेबल रह पाता है। देखो बेटा यहाँ पर क्योंकि वेरिएशन आया, क्योंकि डीएनए में चेंज आया, तभी खुद को यहाँ पर स्टेबल तरीके से रोक पाया, ठीक है। अगर डीएनए में चेंज ना आता तो बेटा ये भी बेचारा क्या होता, मर जाता, ठीक है। उसके अलावा बेटा जैसे कि हम बात कर चुके हैं, डीएनए में धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, जिसके कारण नई नई स्पीशीज बनती है ना, और एवोल्यूशन होता है, राइट। तो बेटा ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हटा रही हूं, स्टार लगा लो, ठीक है, पेपर में आएगा, ठीक है। चलो बेटा इसी के साथ हमने जो छोटा सा था बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक था वो हमने कर लिया है डिस्कस, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा विद द बेसिक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म बेटा जब रिप्रोड्यूस करता है, या तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है या फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक हम आज देखेंगे, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बेटा, फटाफट करते हुए जाएंगे। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। 2 पेरेंट कैसे वाले, ऑफ अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स मतलब एक मेल एक फीमेल, है ना, अपोजिट सेक्स, ठीक है, जिसमें से कि बेटा एक मेल पेरेंट होता है, एक फीमेल पेरेंट होता है। यहाँ पर बेटा यहाँ पर सिंगल पेरेंट है ना, यहाँ पर सिंगल पेरेंट, और यहाँ पर मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट है भी नहीं, यहाँ पर मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट है भी नहीं। अमीबा में भाई वो एक सिंगल सेल है, उसमें क्या मेल और क्या फीमेल, ठीक है बेटा। चलो यहाँ पर बेटा कोई गैमीट नहीं बन रहा। गैमीट बोला जाता है बेटा उन सेल्स को जिनका स्पेशली क्या काम होता है, जिनका स्पेशली क्या होता है बेटा काम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का काम होता है। मैं बताती हूँ, गैमीट्स मतलब स्पर्म एंड एग। गैमीट्स वो सेल्स होते हैं बेटा, गैमीट्स वो सेल्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो स्पर्म एंड एग को, स्पर्म को और एग को क्या कहा जाता है, गैमीट कहा जाता है। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चाहे प्लांट में हो, चाहे ह्यूमन बीइंग में हो, चाहे किसी दूसरे एनिमल में हो, चाहे किसी फंगस में हो, अगर वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो वहां पर स्पर्म भी बनेगा और एग भी बनेगा। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे बेटा कोई स्पर्म एग नहीं बनता, बिना स्पर्म और एग बनाए हुए नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यहाँ पर बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है ना, जब स्पर्म और एग ही नहीं बना तो फर्टिलाइजेशन की बात ही नहीं है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। यहाँ पे देखो बेटा क्या है,
यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो अपने पेरेंट सेल से काफी हद तक क्या है, काफी हद तक काफी सिमिलर होता है। क्या होता है बेटा, अपने पेरेंट से भी काफी हद तक सिमिलर होता है और आपस में भी बेटा वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोलूं बेटा ये क्या है, ये एक अमीबा है ना। अमीबा ने क्या किया, बाइनरी फिजन की प्रोसेस करी और अपने जैसे दो और अमीबा बनाए। अपने जैसे क्या बनाए, अपने जैसे दो और अमीबा बनाए। अब ये जो अमीबा होंगे ना बेटा, ये जो अमीबा होंगे ये आपस में काफी ज्यादा सिमिलर होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ऑफस्प्रिंग्स? देखो बेटा ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, बेसिकली बाइनरी फिजन होगी। इसने अपने जैसे दो नए बैक्टीरिया बनाए, तो ये जो दो नए बैक्टीरिया ना बेटा इनको बोलेंगे ऑफस्प्रिंग्स, बेसिकली बच्चे। जनरली ऑफस्प्रिंग्स जो टर्म होता है बेटा, हमारे ये जो यूनिसेलुलर टाइप ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके बच्चों के लिए हम ये टर्म यूज कर देते हैं। हम ये नहीं बोलते अमीबा का बच्चा 1, अमीबा का बच्चा 2, वी डोंट यूज दिस टर्म। नहीं बोलते चाइल्ड ऑफ अमीबा, ये नहीं बोलते हम चाइल्ड ऑफ अमीबा, अमीबा का बच्चा, वी डोंट से दैट। हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। तो हम बोलेंगे ये क्या है, ये ऑफस्प्रिंग्स हैं, किसके, अमीबा के। तो हम ये बोलते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो आपस में काफी सिमिलर होते हैं, वो आपस में काफी सिमिलर होते हैं और काफी बेटा वो काफी हद तक अपने पेरेंट्स से ही क्या है, मिलते भी हैं, ठीक है। बट बेटा अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बींग्स का केस ले बेटा, मान लो बेटा किसी ह्यूमन बींग ने रिप्रोड्यूस करा है ना, तो बेटा मान लेते हैं उनका एक बच्चा हुआ, ठीक है, बच्चा हुआ है ना, और मान लेते हैं बेटा 5-6 साल बाद एक और बच्चा हो गया। अब वो दोनों बहन भाई हैं या भाई भाई हैं या बहन बहन है, आपस में वो क्या है बेटा, आपस में एक दूसरे के बहन भाई हैं। तो आप देखोगे दोनों के पेरेंट्स सेम है ना, दोनों के पेरेंट्स सेम है, दोनों के मम्मी पापा सेम है, बट फिर भी उनकी शक्ल आपस में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं है। हाँ हम बोल सकते हैं सिमिलर है कि यार आंखें दोनों की सेम है या दोनों की नोज सेम है, बट एग्जैक्टली 100% डिटो सेम नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कह सकते यार पता ही नहीं चल रहा सोनू कौन है मोनू कौन है, पता ही नहीं चल रहा, अनटिल अनलेस वो ट्विंस हैं, वो बात अलग है। बट आप देखोगे बेटा बिल्कुल 100% आइडेंटिकल नहीं होते, सिमिलैरिटी हो सकती है, बट वो एकदम एक जैसे नहीं होते। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं बेटा, आप क्या हो, आप अपने पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग्स ही तो हो। अगर आप बेटा आपस में दो भाई भाई हो, आपस में दो बहन हो या बहन भाई हो, तो आप अपने पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग्स ही तो कहलाए। तो आप एक ऑफस्प्रिंग हो, आपका बहन भाई एक दूसरा ऑफस्प्रिंग है, तो आप आपस में एक दूसरे को क्या करोगे, अगर कंपेयर करोगे तो यू विल रियलाइज कि हाँ यार हम सेम नहीं है, हम थोड़े डिसिमिलर है, नॉट जस्ट इन शक्ल, अकल ऑल्सो, ठीक है, एंड हरकतें ऑल्सो, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स आपस में जेनेटिकली मतलब डीएनए वाइज क्या होते हैं, सेम होते हैं। डीएनए भी क्या होगा बेटा, सेम होगा, ठीक है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, जेनेटिकली डिसिमिलर। जेनेटिकली मतलब जीन्स मतलब डीएनए। कभी सोचा है कि आपस में भाई भाइयों की बहनों की शक्ल एग्जैक्टली सेम क्यों नहीं है? क्योंकि तुम दोनों के अंदर डीएनए भी सेम नहीं है। अगर तुम दोनों का डीएनए 100% सेम होता तो तुम बेटा 100% एक जैसे दिखते। तुम लोगों का डीएनए 100% सेम मैच नहीं कर रहा, इसलिए तुम्हारी शक्ल नहीं मैच कर रही। सिंपल, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है बेटा, हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक देखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक में बेटा क्या है, छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं। फिजन, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। पेपर में एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आता है, स्पोर फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, बडिंग से भी आ सकता है, एंड आने को तो बेटा देखो कहीं से भी आ सकता है, बट मैं आपको बता देती हूँ मल्टीपल फिजन से भी क्वेश्चन आता है, स्पोर फॉर्मेशन से, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, मतलब इन पे लगा रही हूँ स्टार। यहां से आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एडवांटेजेस, स्पोर फॉर्मेशन एंड मल्टीपल फिजन, है ना, इन तीन से बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि पेपर में क्वेश्चन आए, ठीक है। चलो एक एक करके क्या करेंगे बेटा, सारे एसेक्सुअल मेथड्स को हम करेंगे डिस्कस, ठीक है। सारे एसेक्सुअल मेथड्स को हम क्या करेंगे बेटा, डिस्कस। चलो सबसे पहले फिजन की बात कर लेते हैं। फिजन का मतलब होता है बेटा, देखो आपने दो टर्म्स सुने होंगे, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिजन। देखो बेटा एक सिंपल सी चीज बताऊंगी, जब एक चीज अपने आप को
दो पार्ट्स में या दो से ज्यादा पार्ट्स में तोड़ ले तो ये हो गया फिजन, ठीक है। बट जब दो चीज आपस में मिलकर एक चीज बनाए तो वो होता है फ्यूजन, समझ रहे हो। एक चीज से टूटकर दो चीजें बन गई या दो से ज्यादा बन गई तो क्या हो गया बेटा, फिजन। फिजन का मतलब स्प्लिटिंग, ठीक है। और ये क्या हो गया बेटा, फ्यूजन। फ्यूजन मतलब मिलकर एक हो जाना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। दिस इज फिजन। एक चीज दो में टूट गई, स्प्लिट हो गई, डिवाइड हो गई, और ये क्या है, फ्यूजन। फ्यूजन बेटा जब फर्टिलाइजेशन होती है तब फ्यूजन होता है, ठीक है। चलो अब हमें ये पढ़ना है, स्प्लिटिंग, फिजन। फिजन क्या होती है बेटा, फिजन दो तरीके की होती है, ध्यान से देखेंगे। फिजन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक होती है बाइनरी फिजन, एक होती है मल्टीपल फिजन। एक होती है बाइनरी फिजन, एक होती है मल्टीपल फिजन। बाय, टाटा बाय बाय, वो वाली बाय नहीं बेटा, बाय मतलब दो, बाय मतलब दो। जब हमारा एक पेरेंट सेल, बेटा मैं स्पीड अप कर रही हूं, ध्यान देंगे सारे बच्चे, ठीक है। जब एक पेरेंट सेल क्या करता है, अपने जैसे दो नए सेल्स बनाता है तो हम बोलते हैं बाइनरी फिजन हो गई, हम बोलते हैं बाइनरी फिजन हो गई। बट जब एक पेरेंट सेल अपने जैसे, एक पेरेंट सेल अपने जैसे क्या करता है, जब एक पेरेंट सेल अपने जैसे बहुत सारे, अपने जैसे बहुत सारे सेल्स एक बारी में बना देता है तो हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मतलब मैनी। जब एक पेरेंट सेल, जब एक सेल डिवाइड होकर, स्प्लिट होकर अपने जैसे दो बनाता है तो बाइनरी, और अगर बहुत सारे बनाता है तो मल्टीपल फिजन, ठीक है। पहले बाइनरी फिजन की बात करते हैं। बाइनरी फिजन तीन तरीके की होती है, एक होता है इर्रेगुलर, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स आपके कोर्स में नहीं है बट मैं तीनों बता देती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। देखो ये क्या है बेटा, ये अपना बैक्टीरिया है। ये क्या है बेटा, ये अपना लिशमानिया है। लिशमानिया के पास इस तरीके से एक फ्लैजेला होता है। और मान लेते हैं बेटा ये क्या है ना, नहीं देखो बेटा, क्या सभी को पता है कि अमीबा क्या होता है? हाँ जी मैम, अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, पानी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने अमीबा बनाया है बेटा, ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने अमीबा बनाया है। ये मैंने क्या बनाया बेटा, ये मैंने बनाया है लिशमानिया। लिशमानिया क्या होता है बेटा, लिशमानिया एक तरीके का, लिशमानिया एक तरीके का प्रोटोजोआ होता है। जैसे अमीबा है ना बेटा, वैसे ही होता है, ठीक है, वैसे ही होता है। और ये एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम होता है काला आजार। ये एक डिजीज कॉज करता है बेटा काला आजार, जिसको हम ब्लैक फीवर बोलते हैं, जिसको हम दमदम फीवर भी बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये इसके पास भी एक सेल होता है, इसके पास भी एक सेल होता है, इसके पास भी एक सेल होता है। ये मैंने क्या बनाया, फ्लैजेला, ये इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। अब देखो बेटा, तीनों में क्या होती है, बाइनरी फिजन होती है, तीनों में बाइनरी फिजन होती है, तीनों में बाइनरी फिजन होती है। यहाँ पे बेटा जो टर्म्स लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे जो टर्म्स लिखे हुए हैं, इररेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस ओरिएंटेशन में क्या है, स्प्लिट हो रहा है, डिवाइड हो रही है। ओरिएंटेशन मतलब बेटा, मान लो मैं आपको बोलूं कि बेटा चलो अब जल्दी से सैलेड काट के दो, है ना। मम्मी ने कई बार कहोगा ना बेटा, क्या खे 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 करके टीवी देख रहा है, चल सलाद काट दे बैठ के, है ना। तो मम्मी ऐसे टमाटर खीरे पकड़ा के चली जाती हैं। तो क्या होता है बेटा, उस खीरे को काटने का दो तरीका, या तो भाई आप लंबे लंबे खीरे काट दो, लंबाई में, है ना, ऐसे लंबाई में खीरे काट दो, या फिर आप ऐसे ऐसे काटोगे तो आपको गोल गोल खीरे मिलेंगे, राइट। होता है ना बेटा, आप उस एक खीरे को, एक क्यूकम्बर को दो तरीके से काट सकते हो, या तो आप ऐसे ऐसे काटोगे या फिर आप ऐसे ऐसे काटोगे, है ना। तो वैसे ही बेटा अभी हमें क्या करना है, हमें सेल को भी डिवाइड करना है, हमें सेल को भी क्या करना है, डिवाइड करना है। तो बेटा बाइनरी फिजन होने वाली है। अब बेटा सेल कैसे टूट सकता है, अलग अलग तरीके से टूट सकता है। अगर हम लिशमानिया की बात करें बेटा, ये अभी अपने सेल को, अपने अभी एक सिंगल सेल को क्या करेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये हमेशा अपने सेल को क्या करता है, लंबाई में, लंबाई मतलब लॉन्ग, लंबाई मतलब लॉन्ग, लॉन्गिट्यूडनली क्या करता है, ब्रेक करता है। लॉन्गिट्यूडनली क्या करता है बेटा, ब्रेक करता है। आप एनसीईआरटी का भी डायग्राम देखोगे तो आपको देखो बेटा समझ आ जाएगा। ये देखो बेटा धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे अपने आप को इस तरीके से लंबाई में तोड़ेगा, और इस तरीके से देखो बेटा इसके क्या हो जाएंगे, दो पार्ट्स हो जाएंगे। तो ये हमेशा अपने सेल को क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है। हमेशा क्या करता है भाई, अपने सेल को हमेशा इस तरीके से क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है, लंबाई में अपने सेल को क्या करता है,
डिवाइड करता है, इट ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड्स इट्स ओन सेल। ठीक है, तो हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में क्या हुआ, डिवाइड हुआ, और जब डिवाइड हुआ तो आखिरी में क्योंकि हमें 2 सेल मिले तो इसलिए क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं, पैरामीशियम में देखने को मिलता है, कोर्स में नहीं है बट बता देती हूँ। ये कभी भी अपने सेल को ऐसे डिवाइड नहीं करता, ये हमेशा अपने सेल को ऐसे डिवाइड करता है। ये वाला पार्ट एक सेल बन जाता है और ये वाला पार्ट एक सेल बन जाता है। यहाँ पे भी बेटा ये वाला पार्ट एक सेल बन जाएगा और ये वाला पार्ट एक सेल बन जाएगा। फिर आता है बेटा गैंगस्टर इन द हाउस, अमीबा की जय हो। अमीबा भाई साहब कह रहे हैं कि बेटा तुम करते होगे किसी की गुलामी, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं नहीं बताने वाला मैं क्या करूंगा, मैं अनप्रिडिक्टेबल हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। ठीक है, मैं पहले बताऊं कि मैं क्या करूंगा, मैं क्यों बताऊं पहले से। आज मेरा मन जैसे करेगा मैं वैसे ब्रेक करूंगा। आज मेरा मन कर रहा है ना दोस्तों ऐसे ब्रेक होने का, ऐसे डिवाइड होने का, तो मैं ऐसे हो जाऊंगा। आज मेरा मन कर रहा है ऐसे डिवाइड होने का, तो यहां से एक सेल, यहां से एक सेल। कह रहा है भाई आज मेरा मन कर रहा है ऐसे डिवाइड होने का, तो यहां से एक सेल, यहां से एक सेल। मेरी मर्जी दोस्तों, मैं कुछ भी करूं, मैं अपनी बॉडी का मालिक मैं हूं। मेरे पास एक सेल है ना, खुद ही से मैंने इश्क किया रे, है ना। तो भाई मेरे को इतनी मोहब्बत है खुद से कि मैं खुद ही डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है, और मैं तभी डिसाइड करूंगा जब मैं डिवाइड कर रहा हूंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं दुनिया का देवता हूँ, है ना। तो भाई साहब जी को इतना कॉन्फिडेंस है, वो उसको फर्क ही नहीं पड़ता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। कुछ फिक्स नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है उसका, कुछ रेगुलर नहीं है कि भाई रेगुलर भाई ऐसे होता है। बड़ा इरेगुलर है, बड़ा इरेगुलर है, कुछ पता ही नहीं उसका कि कब कहाँ किस प्लेन में डिवाइड कर जाए। ठीक है बेटा, उसका कुछ भरोसा ही नहीं है। समझ गए, समझ गए। तो दिस इज व्हाट इज दिस इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। This is transverse binary fission। इसमें इस तरीके से वर्टिकली सेल टूटता है, इसमें इस तरीके से हॉरिजॉन्टली सेल टूटता है, और यहाँ पे कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। यानी कि यहाँ पर क्या है बेटा, इरेगुलर है, कुछ पता ही नहीं, इरेगुलर बाइनरी फिजन। जल्दी बताएंगे सभी बच्चे, एक बार चैट में CH लिखेंगे, #CH लिखेंगे और बताएंगे कि मैम हमें बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया है। जल्दी बताएंगे चैट में, एक बार #CH लिखेंगे, क्विकली 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 क्विकली। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार इनको फटाफट से देख लेते हैं बेटा। तो लेटेस्ट टॉक अबाउट अमीबा फर्स्ट, फटाफट से अमीबा के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनते जाएंगे बेटा, मेरी बातों पे आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, अमीबा क्या है, अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, ये बीमारी भी कॉज कर सकता है, ऐसी बात नहीं है कि बीमारी नहीं कॉज कर सकता, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है बेटा, इट कैन कॉज बीमारी ऑल्सो। ये पानी के अंदर पाया जाता है, एंड जब इसकी रिप्रोडक्शन की बात होती है तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, इरेगुलर बाइनरी फिजन की प्रोसेस से करता है। यहाँ पे देखो बेटा, अभी ये क्या है, अभी ये पूरा मेच्योर हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी है अपने जैसे और नए अमीबा बनाने के लिए, तो इसको हमने नाम दे दिया पेरेंट सेल। देखो बेटा फुली ग्रोन है, फुली ग्रोन का मतलब पूरा मेच्योर हो चुका है ना। पूरा क्या है बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म बेटा तभी रिप्रोड्यूस करता है जब वो फुली मेच्योर हो। आप ऐसे सोचो बेटा, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो 2 या 3 4 5 साल का बच्चा अपने जैसा और नए बच्चे को जन्म देने लायक अभी नहीं हुआ है। आप खुद एग्जांपल लो बेटा, क्या एक 5 से 6 साल का बच्चा, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, क्या वो रिप्रोड्यूस करके अपने जैसा और नया बच्चा बना सकता है? नहीं, क्योंकि अभी उसकी बॉडी खुद ग्रोथ में चल रही है, अभी उसकी बॉडी खुद ग्रो नहीं हुई है, मेच्योर नहीं हुई है। और ये चीज बेटा छोटे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी डिपेंड क्या बोलते हैं,
अप्लाई होती है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, एक फुली ग्रोन अमीबा है, पेरेंट सेल है, इसने कहा कि भाई अब मेरा समय आ गया, मैं रिप्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो अब बेटा जब ये रिप्रोड्यूस करता है तो कैसे करता है, सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियस। तो बेटा जब हमारा अमीबा क्या करता है, अमीबा या इवन लिश्मानिया बाइनरी फिजन में बेसिकली होता क्या है बेटा, बाइनरी फिजन में हमारा पहला स्टेप क्या होता है, न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होता है। अब जब डिवाइड होता है तो कैसा होता है बेटा, न्यूक्लियस खिंचने लगता है, न्यूक्लियस डिवाइड है ना। डिवाइड होने के लिए क्या है बेटा, धीरे धीरे ऐसे डिवाइड होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस लेंदन हुआ, खिंचने लगा। उसके बाद बेटा पहला स्टेप क्या होता है, न्यूक्लियस लेंदन, है ना। उसके बाद बेटा क्या होता है, न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे आप देखो बेटा ये एक न्यूक्लियस है, देखो बेटा ये एक न्यूक्लियस है और ये एक न्यूक्लियस है। जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, वी कॉल इट कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कैरियन बोलते हैं, है ना। तो वहीं से ये टर्म आया है, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो न्यूक्लियस के क्या हो गए, न्यूक्लियस के दो टुकड़े हो गए एंड धीरे धीरे देखो बेटा साइटोप्लाज्म भी क्या है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू हो गया, साइटोप्लाज्म भी खिंचना शुरू हो गया, तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है बेटा तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। पेपर में एक बार क्वेश्चन आ गया था एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी तो तब बताऊंगी। अलग अलग स्टेप दे दिए थे, न्यूक्लियस लेंदेंस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ऐसे करके ना अलग अलग स्टेप्स दे दिए थे और उससे एक एमसीक्यू पूछा गया था और कहा था कि अरेंज करो सभी स्टेप्स को इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब अमीबा रिप्रोड्यूस करता है तो पहले क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ठीक है बेटा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो पेरेंट सेल ने कहा कि भाई मैं रिप्रोड्यूस करना चाहता हूं, ठीक है भाई, न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो गया, न्यूक्लियस लेंदन हुआ, न्यूक्लियस के दो टुकड़े हो गए, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, ठीक है, साइटोकाइनेसिस एंड फाइनली हमको दो डॉटर सेल्स मिल गए, एक सेल ये एक सेल ये। बेटा डॉटर का लेना देना कोई इस बात से नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट कि ये मेल है फीमेल, यहाँ पे कोई मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता बेटा। टर्मिनोलॉजी कुछ इस तरीके से रखी जाती है, जो नए सेल्स बनते हैं उनको डॉटर सेल्स ही कहा जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है बेटा, आ जाते हैं हम किसके ऊपर, लिश्मानिया पे। मैं बता चुकी हूँ आपको, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि एक ऑर्गेनिज्म है वो एक डिजीज कॉज करता है, काला आजार, बताओ वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो बेटा आपको पहले पता होना चाहिए काला आजार जो है एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक फीवर। काला आजार को बेटा ब्लैक फीवर भी कहा जाता है और ये कॉज होती है ड्यू टू अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है लिश्मानिया, ये भी एक तरीके का प्रोटोजोआ होता है। अब ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है बेटा, ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन दिखाता है। सबसे पहले आप पेरेंट सेल को देखेंगे बेटा, ये हमारा फुली मैच्योर पेरेंट सेल है, इसके यहाँ से बेटा ये जुल्फ निकल रही है, ऐसी लटे सी निकल रही हैं, देख लो बेटा। अब ये जो जुल्फ लटे हैं फ्लैजिला, ये क्या करती हैं बेटा, इसको हेल्प करती हैं मूवमेंट में, ये इसको मोटिलिटी देती हैं, ये इसको मूवमेंट में हेल्प करती हैं, इसी की वजह से ये मूव कर पाता है सेल, है ना। ये इसका न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे देखना बेटा, आप ध्यान से देखते चलो, ध्यान से देखिएगा, इस ध्यान से देखिए। अब आप बेटा इसमें नोटिस करो एक चीज, यहाँ पे ये फ्लैजिला है, यहाँ पर ये फ्लैजिला है, बट देखो यहाँ पर एक नया फ्लैजिला बनना शुरू हो गया है, ठीक है, यहाँ पे नया फ्लैजिला बनना शुरू हो गया है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू फ्लैजिला। थोड़ी देर बाद हमने देखा फ्लैजिला का साइज तो बढ़ ही गया है, बट यहाँ पर न्यूक्लियस ने भी क्या करना शुरू कर दिया है, इलोंगेट, न्यूक्लियस भी डिवाइड होना शुरू हो चुका है। अगले स्टेप में फ्लैजिला का साइज देखो बेटा काफी ग्रो हो चुका है और यहाँ पर देखो दो न्यूक्लियस क्या है, बन चुके हैं, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो चुका है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो गई है। न्यूक्लियस डिवाइड जैसे ही होता है बेटा, यहाँ पर देखो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू हो गया है और यहाँ पे देखो बेटा फ्लैजिला ऑलमोस्ट पूरा बन चुका है। अब धीरे धीरे बेटा यहाँ से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, किस ओरिएंटेशन में, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में, है ना। लंबाई में क्या है बेटा, ये फटना शुरू हो गया है, स्प्लिट होना शुरू हो गया है, डिवाइड होना शुरू हो गया है एंड इवेंचुअली बेटा ये पूरा इस तरीके से क्या होगा, अलग हो जाएगा। ये एक
ये एक लिशमानिया विद इट्स ओन फ्लैजिला, ये एक लिशमानिया विद इट्स ओन फ्लैजिला क्या है, बन चुका है, और 2 डॉटर सेल्स बन गए हैं लिशमानिया के। सिंपल सी चीज है, यहाँ पे लंबाई में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सिंपल सी आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। फिर आ जाते हैं बेटा, देखो मैंने बताया ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन आपके कोर्स में नहीं है, आपकी बुक में नहीं है, बट मैंने बता दिया, याद रखना कि पैरामीशियम में होता है, ठीक है। चलिए बेटा अब बात कर लेते हैं किसकी, मल्टीपल फिजन एंड मल्टीपल फिजन की। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू टाइप की, भाई मल्टीपल फिजन कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है, तो मल्टीपल फिजन बेटा प्लाज्मोडियम नाम के ऑर्गेनिज्म में होती है। प्लाज्मोडियम बेटा वही ऑर्गेनिज्म होता है जो मलेरिया कॉज करता है, ये एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है मलेरिया, इसलिए इसको मलेरियल पैरासाइट भी कहा गया है, क्योंकि ये क्या करता है बेटा, ये मलेरिया कॉज करता है। आपको पता है हमारी बॉडी में जब किसी को भी मलेरिया होता है तो क्या होता है बेटा, ये प्लाज्मोडियम नाम का ऑर्गेनिज्म, ये प्लाज्मोडियम नाम का ऑर्गेनिज्म हमारी ब्लड के थ्रू हमारे लिवर में पहुंच जाता है, और हमारे लिवर में बैठ के बेटा ये क्या करता है, ये वाली प्रोसेस मल्टीपल फिजन डिवाइड करता है बेटा, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे, है ना। अब देखो बेटा होता क्या है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक सिंगल प्लाज्मोडियम आपको दिखा रही हूँ, ये उस सिंगल प्लाज्मोडियम की क्या है बेटा, उस सिंगल प्लाज्मोडियम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है, ये उसका साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, ये उसका न्यूक्लियस है। ये क्या है मैम, बाहर बेटा उसने जैकेट पहनी हुई है, उसको ठंड लग रही है नहीं बेटा, उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या होती है बेटा, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको जैसे यहाँ पे देखो समझ आ रहा होगा, आई डोंट नो ये फोटो देख के आपको आइडिया हो रहा है, जैसे बेटा मैं क्या कर लूँ भाई, ये तो मैं हूं ही, बट मैं ऊपर से क्या कर लूँ, मैं ऊपर से एक जैकेट ओढ़ लूँ, एक जैकेट क्या कर लूँ, जैकेट पहन लूँ, ठीक है। जैसे मान लो भाई ये क्या है ना, मान लो बेटा मैं क्या हूँ, मान लो मैं प्लाज्मोडियम हूँ, है ना, मान लो मैं प्लाज्मोडियम हूँ, और प्लाज्मोडियम के ऊपर क्या है, प्लाज्मोडियम के ऊपर एक कवरिंग है, एक जैकेट है ना, जो कि क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। उस जैकेट का नाम है ना, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम क्या होता है, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम होता है सिस्ट, ठीक है। उसके ऊपर क्या चढ़ी हुई है बेटा, सिस्ट चढ़ी हुई है। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, नहीं बेटा, ये एक जैकेट है, एक प्रोटेक्टिव वॉल है, और उस प्रोटेक्टिव वॉल का नाम होता है सिस्ट। क्या नाम होता है, सिस्ट, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, ये जो प्लाज्मोडियम है ये कहता है कि भाई अब तो मैं बड़ा हो गया, अब तो मैं क्या करूंगा, अब तो मैं रिप्रोड्यूस करूंगा, और मैं अपने जैसे और क्या बनाऊंगा, अपने जैसे और प्लाज्मोडियम बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम, ये जैकेट को भूल जाओ, ये प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम बेटा डिवाइड करता है, ये प्लाज्मोडियम डिवाइड करता है 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64, 128 करते करते बहुत सारे सेल्स बना लेता है, और वो बहुत सारे प्लाज्मोडियम अभी भी उसी जैकेट के अंदर ही है, वो जैकेट, वो कवरिंग अभी भी वही है, बस उसी के अंदर बेटा नए नए प्लाज्मोडियम बनते जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इन सबके पास अपनी अपनी सिस्टम, अपनी अपनी प्रोटेक्टिव, अपनी अपनी जैकेट नहीं है इनके पास, वो अभी एक सिंगल जैकेट के अंदर ही बैठे हैं। वो बेटा सिस्ट, वो प्रोटेक्टिव वॉल अभी वही है, वहीं पर है बेटा, वो उसी जैकेट के अंदर 1 से 2, 4, 16, 32 करते 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 बहुत सारे प्लाज्मोडियम क्या होते हैं बेटा, अंदर बैठ जाते हैं। फिर जैकेट भी कहती है भाई तुम पागल हो गए हो क्या, मैं इतने सारे लोगों को कैसे अकोमोडेट करूं, मेरे बस की नहीं है। तो एक टाइम आता है बेटा जैकेट फट जाती है ना, वो वॉल जो है, वो सिस्ट जो है ब्रेक हो जाती है, और ये सारे डॉटर सेल्स देखो क्या है बेटा, बाहर रिलीज हो जाते हैं, और फिर मिशन पे निकल जाते हैं, मलेरिया मलेरिया मलेरिया, आओ चलो सबको मलेरिया कॉज करे, आओ चलो मलेरिया कॉज करे, राइट। तो यहाँ पर देखो बेटा हमने एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, किसमें होती है मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोडियम में, मलेरिया कॉज करता है, और याद रखेंगे यहाँ पर मल्टीपल डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था, मैं करा भी दूंगी बेटा पीवाईक्यूज में, पेपर में क्वेश्चन आया था कि प्लाज्मोडियम भी बाइनरी फिजन कॉज करता है और अमीबा भी बाइनरी फिजन कॉज करता है, बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा। पेपर में क्वेश्चन आया कि देखो अमीबा भी क्या है, बाइनरी फिजन करता है, सॉरी क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था कि अमीबा भी फिजन कॉज करता है और प्लाज्मोडियम भी फिजन कॉज करता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप बताओगे भाई अमीबा बाइनरी फिजन करता है और प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन करता है। अमीबा के अंदर 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, यहाँ पर मल्टीपल डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। अमीबा के अंदर इर्रेगुलर वाली होती है ना, यहाँ पर तो बेटा कुछ इस कॉन्सेप्ट ही नहीं है प्लेन का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं बेटा बडिंग की, है ना। और जब भी मैं बडिंग पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों से एक ही सवाल करती हूँ, क्या आपने कभी शिनचान देखा है, और अगर आपने शिनचान देखा है तो बेटा आपको याद होगा
आपको याद होगा कि जब शिनचैन ज्यादा मस्ती करता था तो उसकी मम्मी उसकी कुटाई कर देती थी। उसकी जब मम्मी उसकी कुटाई कर देती थी तो उसको ऐसे 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 करती थी, है ना? है ना? याद करो भाई। है क्या तुम्हें शिमला मिर्च पसंद है? तो उसके उसके सर पे इस तरीके से ऐसे एक वो आउटग्रोथ आ जाती थी, याद है? याद है? हाँ, याद है बेटा? उसकी मम्मी उसकी कुटाई कर देती थी, है ना? ऐसा सा होता था शिनचैन। आई एम वेरी पुअर एट ड्राइंग, जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों। नहीं पता? अच्छा, मुझे अरे यार पता नहीं, जिस जो समझ गया वो यस लिख रहा है, जो समझ गया वो यस लिख रहा है। तो बेटा याद करो, याद करो, जब शिनचैन की पिटाई हो जाती थी तो उसके सर पे यहाँ फोड़ा, बच्चे कह रहे फोड़ा आ गया। आप देखो बेटा उसके सर पे क्या आ गया, उसके सर पे बाहर कुछ ग्रो कर गया, उसके सर पे बाहर कुछ ग्रो कर गया। बाहर, बाहर मतलब आउट, बाहर मतलब आउट, कुछ ग्रो कर गया मतलब ग्रोथ, एक आउट ग्रोथ आ गई। क्या आ गई? एक आउट ग्रोथ आ गई। तो वैसे ही बेटा हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके बॉडी के सरफेस पे क्या होता है, बाहर की तरफ, उनके बॉडी के सरफेस पे क्या होता है, बाहर की तरफ एक आउटग्रोथ आ जाती है, बाहर की तरफ एक आउटग्रोथ आ जाती है, उसको बोलते हैं हम बड। और उस बड से पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एंड जिस जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा इस बड की मदद से एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। बडिंग मतलब एक ऐसी प्रोसेस जहां पे क्या होगा, पहले एक ग्रोथ होगी, बाहर की तरफ एक आउटग्रोथ होगी, बाहर की तरफ एक आउटग्रोथ होगी, आउट मतलब बाहर, ग्रोथ मतलब कुछ ग्रो कर गया, और उससे एक पूरा मैच्योर ऑर्गेनिज्म बनेगा। यहाँ पे देखो बेटा एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है ईस्ट। ईस्ट को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी बोलते हैं। मैम चक्कर आ गए सुन के, क्या बोल दिया आपने, एक बार प्लीज रिपीट करना। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। छोड़ दो, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये उसका सेल है, ये ईस्ट का सिंगल सेल है, एक सिंगल ईस्ट का सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। अब आप ये देखो बेटा, ये उसका एक सिंगल सेल था, इस सेल के बाहर, इस सेल के बाहर आप देखो बेटा इस तरीके से आउटग्रोथ आ गई, है ना, बड का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये बड क्या करती है, इस वाले सेल से, ये इसका पेरेंट सेल है ना बेटा, ये पेरेंट सेल है, कहती है थोड़ा सा न्यूक्लियस दे दो, ओके, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म दे दो, ओके। तो बेटा ये थोड़ा थोड़ा सामान यहाँ से लेती रहती है। तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे बेटा इसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस भी आ जाएगा, इसके पास अपना खुद का साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा, और बेटा ये धीरे धीरे अपना साइज भी बड़ा कर लेगी, साइज भी बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा, और देखेंगे थोड़े टाइम बाद जब इसका खुद का न्यूक्लियस, खुद का साइटोप्लाज्म हो गया तो टाटा बाय बाय बोल के कह रही है, लो चली मैं, बाय बाय बाय, मैं तो बड़ी हो गई, है ना। तो बेटा फुल ग्रो करके अपना निकल लेती है ये पतली गली से। समझ आया? दोबारा रिपीट करियो। देखो ये क्या है, ये पेरेंट सेल है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेरेंट सेल। देखो ये क्या है बेटा, ये पेरेंट सेल है, इसके पास अपना प्रॉपर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब कुछ, और ये मैच्योर हो चुका है। तो क्या होगा बेटा, इसके सरफेस पे बाहर की तरफ, इस पेरेंट सेल के बाहर की तरफ एक छोटी सी ग्रोथ आएगी। ये ग्रोथ क्या करेगी, कहेगी पेरेंट सेल को थोड़ा सा साइटोप्लाज्म दे दो, ये भी बेचारा प्यार में, है ना, आपके भाई चलो छोटा सा कोई है दे देता हूँ दान में, तो ये थोड़ा सा साइटोप्लाज्म दे देता है। फिर कहता है यार अब थोड़ा सा न्यूक्लियस भी मिल जाता है, तो अपना न्यूक्लियस भी डिवाइड, है ना, न्यूक्लियस भी ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस भी मिल जाता है। तो भाई इसके पास धीरे धीरे करते हुए बेटा, धीरे धीरे करते हुए इसके पास न्यूक्लियस भी, साइटोप्लाज्म सब इसके पास इकट्ठा हो गया। अब ये क्या करता है, अब इसके पास साइटोप्लाज्म है, सब कुछ है, प्रोटीन शोटीन सब कुछ आ गया, धीरे धीरे बेटा अपना बिजनेस फैला लेता है, धीरे धीरे अपना बिजनेस फैला लेता है, अपना एक्सपैंड करता है खुद को। और थोड़े टाइम बाद देखो बेटा ये अपने आप को प्रॉपर फुली डेवलप कर चुका है, और जब इसको लगता है कि मैं फुली डेवलप हो गया हूं, तो ये क्या करता है बेटा, अपने आप को सेपरेट कर लेता है, कहता है अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, टाटा बाय बाय। कभी कभी बेटा इस तरीके से भी केस देखने को मिलता है, कभी कभी ऐसे भी केस देखने को मिलता है कि भाई ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के पास एक बड बनी, उस बड के ऊपर एक और बड बन गई, उसके ऊपर एक और बड बन गई, उसके ऊपर एक बन गई, एक और बड बन गई, है ना, बड के ऊपर बड बनती चली जाती हैं। फिर ये सब मैच्योर हो जाती हैं और एक एक करके चली जाती हैं, एक एक करके चली जाती हैं। समझ गए? तो इसको बोलते हैं चेन ऑफ बर्ड्स, इसको बोलते हैं चेन ऑफ बर्ड्स, ठीक है। अब बडिंग की प्रोसेस बेटा एक और ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलती है जिसका नाम होता है हाइड्रा। ईस्ट क्या है बेटा, ईस्ट एक तरीके का फंजाई होता है, प्लीज याद रखेंगे। ईस्ट क्या है, एक तरीके का यूनिसेलुलर फंजाई है,
ईस्ट क्या है? एक तरीके का यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बना हुआ फंजाई है। अब बात करते हैं हाइड्रा की। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है बेटा। हाइड्रा एक तरीके का मल्टी सेल्यूलर एनिमल है। किसी को अगर लग रहा है इसको देख के कि मैम ये तो पाम का ट्री लग रहा है, ऐसा देख के पाम ट्री हो, है ना, हाइड्रा हाइड्रा है ना, ऐसा लग रहा है, नहीं बेटा, इट इज एन एनिमल। हाइड्रा एक तरीके का एनिमल है, पानी में पाया जाता है, मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, 2-3 सेंटीमीटर का इतना सा निन्ना पिन्ना सा ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है। अब होता क्या है बेटा, ये जो आपको ऊपर ऊपर दिख रहे हैं इनको ना टेंटिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इनको? टेंटिकल्स। टेंटिकल्स की मदद से ना ये ऐसे 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 मूव करते रहते हैं टेंटिकल्स। और तो बेटा जब ये ऐसे ऐसे मूव करते हैं तो खाना इनके आसपास आ जाता है, मतलब ये खाने को पकड़ लेते हैं इनकी मदद से। तो बेसिकली फूड के कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं, ये थोड़े बहुत मोबिलिटी भी देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, ये हमारा पेरेंट हाइड्रा है। पेरेंट हाइड्रा पे होता क्या है बेटा, एक स्पेसिफिक स्पॉट पे बेटा यहाँ पे मान लो कुछ सेल्स थे, वो सेल्स बार बार डिवाइड करने लगते हैं। वो सेल्स क्या करते हैं? बार बार डिवाइड करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 34, 32 करते 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 एक आउटग्रोथ आ गई, बर्ड। और देखते ही देखते क्या हो गया बेटा, उस बर्ड ने धीरे 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 करते हुए पूरा हाइड्रा बना दिया। ठीक है, अब जब ये हाइड्रा क्या हो जाएगा बेटा, जब ये हाइड्रा पूरा डेवलप हो जाएगा, अगेन अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, तो ये एक दिन क्या करेगा बेटा, अपने पेरेंट हाइड्रा को छोड़कर उससे सेपरेट हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ पर ये सेपरेट हो गया और ये चला जाएगा। ठीक है, और ये चला जाएगा। हाइड्रा के केस में बेटा याद रखना, हाइड्रा बडिंग तो करता ही करता है, एंड याद रखना बेटा वो रीजनरेशन की प्रोसेस भी कर सकता है। एक बार बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ गया था, बताओ ऐसे कौन से 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं जो हाइड्रा शो कर सकता है? तो हम बताएंगे कि भाई वो बडिंग भी कर सकता है और वो रीजनरेशन भी कर सकता है। रीजनरेशन क्या होता है मैम? व्हाट इज रीजनरेशन? बेटा देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं प्लांट्स के बारे में पढ़ाऊंगी तो वहां पे कर लूंगी डिस्कस। बट अब ये 2-3 छोटी चीजें बची हैं, उनके बारे में फटाफट क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो रीजनरेशन सबसे आखिरी में पढ़ाऊंगी। और देखो बेटा ये क्या है, ये एक स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा एक तरीके की ग्रीन कलर की एल्गी होती है, पानी में पाई जाती है, इट इज अ ग्रीन कलर्ड एल्गी, ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसको, पानी में पाई जाती है। अगेन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है बेटा, ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। तो मान लो बेटा ये इसका एक सेल है, ये इसका एक सेल है, ये इसका एक सेल है, तो ये बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस। अब होता क्या है बेटा, होता क्या है, ये खुद ही है ना, खुद ही कहती है मैं तो टूट गया भाई, मैं तो टूट गया, है ना। तो जैसे ये मैच्योर होती है कि खुद अपने आप के टुकड़े कर लेती है, और रैंडमली कहीं से भी, ये नहीं कि जहां पे 2 सेल मिल रहे होंगे वहां से खुद को ब्रेक करेगी, नहीं, रैंडमली कहीं से भी ये क्या करती है बेटा, रैंडमली कहीं से भी बेटा अपने आप को टुकड़ों में क्या कर देती है, खुद ही अपने सेल्स को तोड़ देती है। और खुद ही जब अपने सेल्स को तोड़ती है तो क्या हो गया, टुकड़े 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 हो गए, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा खुद के, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा खुद के, है ना, खुद टुकड़े टुकड़े कर लिए। एंड हर टुकड़ा मतलब फ्रैगमेंट, हर फ्रैगमेंट क्या होता है बेटा, मैच्योर हो जाता है, हर फ्रैगमेंट मैच्योर हो जाता है, हर टुकड़ा क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। क्या मुझे यहाँ पर किसी और की जरूरत पड़ी नया स्पाइरोगायरा बनाने के लिए? नहीं। क्या मुझे यहाँ पर किसी मेल फीमेल हाइड्रा की जरूरत पड़ी? नहीं। नया हाइड्रा बन गया, नया ईस्ट बन गया, नया लिशमानिया, नया प्लाज्मोडियम, नया अमीबा बन गया। और ऐसा करने के लिए हमने कहीं भी किसी भी, है ना, ऐसा करने के लिए हमने कहीं पे भी किसी मेल या फीमेल हाइड्रा की या किसी ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं पे भी स्पर्म एग बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं पे भी फर्टिलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये सब क्या है भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो है। ठीक है, चलो अब बेटा बात करेंगे हम एक और एसेक्सुअल मेथड की, जिसका नाम होता है स्पोर फॉर्मेशन। अब देखो बेटा, थोड़ा सा एडवांस ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, जो मतलब थोड़ा सा जिनके अंदर थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन मतलब जहाँ पे भाई काम बटा हुआ है, ऐसा नहीं कि भाई तू एक सेल है तू ही सब कुछ करेगा। अमीबा के अंदर क्या था भाई, उस एक ही सेल में वो न्यूट्रिशन भी कर रहा है, उसी एक सेल से बेटा वो रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन सब कुछ उसी में हो रहा है।
बट हम थोड़े से हायर ऑर्गेनिजम्स में आ रहे हैं, जैसे कि एक फंजाई होता है बेटा जिसका नाम होता है ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस। ठीक है, राइजोपस का आर कैपिटल होगा, भाई क्या कर रहे हो। राइजोपस का एक और नाम होता है ब्रेड मोल्ड। इसका नाम ब्रेड मोल्ड क्यों होता है बेटा, तो आपने देखा होगा अगर आप कुछ समय के लिए, है ना, 10 दिन के लिए आप ब्रेड को छोड़ दो तो उसके ऊपर इस तरीके से क्या है बेटा, ये हरा हरा हरापन आ जाता है। ये हरा हरापन कुछ नहीं है, ये हरा हरापन एक्चुअली में वो फंगस है जो उसके ऊपर ग्रो कर रही है, एंड जो फंगस बेटा इसके ऊपर ग्रो कर रही है उसका नाम होता है राइजोपस या फिर ब्रेड मोल्ड। ठीक है, अब बेटा अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसकी बॉडी ना बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, ऐसे सोचो, इसकी बॉडी जो है बेटा बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है। यहाँ पर भी सेल्स 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 सेल्स, यहाँ पर भी सेल्स 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 सेल्स, बहुत सारे सेल्स 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 सेल्स, है ना। इट इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स इसकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है। बट यहाँ पर हर सेल के पास वो पावर नहीं है जो एक नया ब्रेड मोल्ड बना के दे सके। बेटा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप रिलेट करोगे। आपकी बॉडी में एक नहीं बेटा, आपकी बॉडी में करोड़ों सेल्स हैं। बट अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा अपना स्किन का सेल निकाल कर दे दो, आपके जैसा एक और नया ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो आप कहोगे मैम स्किन के सेल से थोड़े ना कोई नया ह्यूमन बींग बन सकता है। मैं बोलेंगी ठीक है बेटा कोई नहीं, अपना लिवर का सेल दे दो, लिवर के सेल से क्या हो जाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। आप कहोगे मैम नहीं मैम ऐसे नहीं हो सकता, ऑल सेल्स आर नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग न्यू ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी का कोई भी रैंडम सेल निकाल के मैं ये नहीं बोल सकती ये लो हड्डी, है ना, ये लो हड्डी, हड्डी ले जाओ पूरी, लो इससे एक नया ह्यूमन बींग बना दो, दैट्स नॉट पॉसिबल। वो सुपर पावर भी तो होनी चाहिए नया ऑर्गेनिज्म बनाने की। तो वो जो नया ऑर्गेनिज्म बनाने की सुपर पावर जो होती है बेटा वो किसके पास होती है, ह्यूमन बींग से केस में स्पर्म के पास और एग के पास। इसके अलावा कोई भी ऐसा सेल नहीं है ह्यूमन बॉडी के अंदर जिसकी मदद से आप एक नया ऑर्गेनिज्म बना सको। कोई भी सेल नहीं है बेटा ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पर्म और एग के अलावा जिससे आपने ऑर्गेनिज्म बना पड़ा, और वो भी तभी बन पाएंगे जब उन दोनों को आप क्या कराओगे, फ्यूज कराओगे। तो चाहे तुम मसल का सेल, लिवर का सेल, किडनी का सेल, कहीं का भी सेल निकाल कर ले आओ, आप उससे एक नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते। वैसे ही बेटा आप इस पे ध्यान दो, इसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स हैं बेटा। इसकी बॉडी में हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं। बट वो थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ सेल्स में बेटा वो क्षमता नहीं है, वो पावर नहीं है नया ब्रेड मोल्ड बनाने की। वो नया ब्रेड मोल्ड बनाने की जो ताकत है, वो जो पावर है, वो है स्पोर के अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई विच सेल्स इन ब्रेड मोल्ड या काफी सारी फंजाई में नया ब्रेड मोल्ड किसकी मदद, सॉरी नया ब्रेड मोल्ड कौन बना सकता है, नया ब्रेड मोल्ड बना सकता है स्पोर। तो स्पोर क्या है, स्पोर वो एक स्पेशलाइज्ड सेल है। स्पोर एक स्पेशलाइज्ड सेल है जिसकी मदद से एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, ठीक है, जिसकी मदद से एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, अच्छा आप स्पोर को ना आप ऐसे मान लो जैसे सीड होता है, जैसे सीड होता है। अगर आपको नया पौधा उगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सीड लेकर आओगे, सॉइल में डालोगे, सॉइल को आप सॉइल में डालने के बाद आप उसको पानी दोगे, है ना, एयर दोगे, सनलाइट दोगे, धीरे धीरे बेटा उस सीड में से नया प्लांट निकल आएगा। ऐसे ही होता है ना। नया प्लांट बनाने के लिए क्या चाहिए, नया प्लांट बनाने के लिए सीड चाहिए। अगर मेरे को सीड मिल गया तो भाई मेरा काम हो गया। अगर मुझे सीड मिल गया मतलब मेरा काम हो गया। मैं सीड को लूंगी, सॉइल में डालूंगी, सॉइल से मिनरल्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा, मैं सीड को पानी, एयर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट सब दूंगी, और धीरे धीरे मैं देखूंगी उस सीड से क्या होगा, उस सीड से एक नया प्लांट निकल कर आएगा। वैसे ही बेटा आप अपने दिमाग में सीड की जगह रखो स्पोर को, वैसे ही बेटा आप अपने दिमाग में रखो स्पोर को। तो स्पोर भी ऐसा ही होता है, स्पोर भी ऐसा ही होता है। स्पोर एक ऐसा सेल है, जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, फेवरेबल कंडीशंस मतलब जैसे फंगस, ये है फेवरेबल कंडीशंस। क्या है, वार्म कंडीशंस होनी चाहिए, थोड़ा बहुत मॉइस्चर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, है ना। तो बेटा वो एक नया ब्रेड मोल्ड बनाकर दे देगा। अब थोड़ा सा देख लो बेटा ये स्पोर बनते कैसे हैं और ये क्या है, मतलब बनना तो क्या है, इतना तो आपके कोर्स में है नहीं। अब होता क्या है बेटा, देखो हमारा ब्रेड मोल्ड, है ना, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, ये है ना, इनको बोलते हैं हम स्पोरेंजियोफोर। इन स्पोरेंजियोफोर के ऊपर बेटा इस तरीके से गोल गोल ब्लॉब जैसे बॉल जैसे स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। और इन स्पोरेंजिया के अंदर बेटा एक नहीं दो नहीं बहुत सारे क्या बनते हैं, स्पोर्स। इन्हीं के अंदर क्या बनते हैं भाई, इन्हीं के अंदर बनते हैं स्पोर्स। तो कोई पूछे कि स्पोर्स कहाँ बनते हैं, स्पोर्स कहाँ बनते हैं, तो स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। स्पोरेंजिया किसकी, एक डंडी होती है, एक डंडी होती है जिसका नाम होता है स्पोरेंजियोफोर, उसकी टिप पे लगे होते हैं। एक डंडी है स्पोरेंजियोफोर,
स्पोरेंजियोफोर नाम की एक डंडी की टिप पर एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसका नाम स्पोरेंजिया है। इस पैकेट का, इस बॉल का नाम क्या है? स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर वो छोटे 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 सेल्स बनते हैं जिनका नाम क्या है? स्पोर्स। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, ये स्पोर कैसे बाहर निकलता है? जब बहुत है ना, जब बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं तो भाई इस पैकेट की ना कैपेसिटी पूरी हो गई, तो अब क्या होते हैं बेटा, ये रप्चर कर जाता है, ये फट जाता है और ये स्पोर क्या होते हैं? ये स्पोर इस तरीके से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये स्पोर इस तरीके से बाहर आ जाते हैं। अब ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं, ये बहुत ही क्या होते हैं भाई? लाइट वेट होते हैं। तो होता क्या है भाई, ये हवा से उड़ते 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 इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हल्के हैं, बहुत ही लाइट वेट है ना। और मान लो बेटा कहीं पे, है ना, मान लो बेटा कहीं पे इस तरीके से इनको ब्रेड मिल गई, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी तो मजे हो गए, इनके तो बल्ले बल्ले हो गए, इनको यही चाहिए था। ये क्यों चाहिए था? क्योंकि भाई ब्रेड क्या है? ब्रेड खाना है इनका। तो बेटा ये ब्रेड के सरफेस पे आएंगे। अब आप ऐसे सोचो, ये ब्रेड के सरफेस पे आ गए, जैसे सीड को सॉइल मिल गई थी, वाटर मिल गया था, सही टेम्परेचर मिल गया था, सनलाइट मिल गई थी, तो उसने क्या करा था? नया प्लांट बना के दे दिया था। वैसे ही भाई ये स्पोर को जैसे ही ब्रेड मिल गई तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा बेटा, अब ये पूरा का पूरा, है ना, अब ये पूरा वही ब्रेड मोल्ड वगैरह बना देगा। ब्रेड मोल्ड वगैरह अब ये क्या कर देगा? बना देगा। एक टिपिकल स्पोर किस तरीके का होता है मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, है ना। एक टिपिकल स्पोर किस तरीके का होता है मैं बना के दिखा देती हूँ, है ना। एक स्पोर कुछ इस तरीके का होता है भाई, सेल है, उसमें न्यूक्लियस है ना, साइटोप्लाज्म है, सब कुछ है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी जो बाहर की वॉल होती है ना, बाहर की जो वॉल, इसके बाहर एक बहुत ही थिक प्रोटेक्टिव वॉल कवरिंग होती है। मतलब इसके बाहर एक बड़ी मोटी सी क्या होती है? एक जैकेट होती है। क्यों? ये क्या करती है बेटा? ये थिक प्रोटेक्टिव वॉल इसको प्रोटेक्शन देती है। मान लो बेटा ये स्पोर बेचारा घूम रहा है इधर से उधर, इधर से उधर, इसको मान लो बेटा कहीं पे फूड नहीं मिल रहा, तो बेचारा मरे ना, है ना, मर ना जाए कहीं बेचारा। टेम्परेचर ज्यादा है, इतना ज्यादा टेम्परेचर, कहीं मर ना जाए, तो उससे क्या करता है बेटा? ये प्रोटेक्ट करता है। तो याद रखेंगे स्पोर के पास क्या होती है? थिक वॉल। स्पोर के पास क्या होती है? थिक वॉल, थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, स्पोर कहाँ बनते हैं? याद रखेंगे बेटा, स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। ठीक है, थिक वॉल होती है। हो गया बेटा? आ गया समझ? आ गया समझ? ठीक है। अब पूछा जाता है पेपर में कि भाई एडवांटेजेस क्या है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मैं बता रही थी ना, ये आता है बेटा पेपर में। एडवांटेजेस क्या है स्पोर फॉर्मेशन के, तो लिखकर आएंगे बेटा। एडवांटेजेस ये हैं कि स्पोर बहुत ही लाइट वेट होते हैं, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उसके अलावा एक ही बारी में बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। हर स्पोर एक नया ब्रेड मोल्ड बना सकता है, यानी कि बहुत सारे स्पोर्स मतलब बहुत सारे ब्रेड मोल्ड। तो ये क्या है? एक बारी में बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, तो ये एक एडवांटेज है। और हम ये भी बताएंगे कि हर स्पोर क्या होता है? एक थिक वॉल से कवर्ड होता है, जो कि क्या करता है? स्पोर को एक प्रोटेक्शन देता है। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ भी गई, मान लो ब्रेड नहीं मिला, टेम्परेचर सही नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो मरेगा नहीं, है ना, तो बच जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज अच्छे से कर लेना, मैं सब साफ कर देती हूँ। ठीक है बेटा, तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे। अच्छा यार ये रह गया, 1 मिनट रुको, रीजनरेशन रह गया, बस फटाफट से वो बता देती हूँ आपको और फिर हम क्लास खत्म करते हैं। देखो बेटा, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे क्या हुआ था? जब ये खुद मैच्योर हो गया था और इसने क्या करा था बेटा? मैच्योर होने पर इसने अपना खुद का सेल खुद ही तोड़ दिया था। रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन क्या है बेटा? देखो आपने ये बात सुनी होगी, देखी होगी। अगर हाँ बस बेटा हो गया, खत्म, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। देखो बेटा, आपने देखा होगा जो लिजर्ड होती है, जो छिपकली होती है, जो हमारे घरों में पाई जाती है, उसकी पूंछ कट जाती है, उसकी पूंछ कट जाती है, उसकी जो टेल है वो कट जाती है, और कुछ टाइम बाद वो खुद ग्रो भी हो जाती है। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने किसी बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर लेता है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने किसी बॉडी पार्ट को दोबारा से रीग्रो कर लेता है, दोबारा से ग्रो कर लेता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? रीजनरेशन। जैसे मान लो बेटा फॉर एग्जांपल मेरी एक उंगली कट जाए, तो क्या मेरी उंगली दोबारा से ग्रो हो सकती है? आप कहोगे नहीं मैम, ये कैपेसिटी हमारे पास नहीं है। वेरी गुड,
मान लो बेटा मेरी एक टांग कट जाए, है ना, तो क्या मेरी टांग दोबारा से ग्रो हो जाएगी? नहीं मैम, ये हम नहीं कर सकते। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं बेटा, अगर उनकी बॉडी का कोई पार्ट कट भी जाता है ना, उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर कट जाता है तो उस पार्ट को दोबारा से ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि स्टारफिश। स्टारफिश को आपने देखा होगा बेटा, है ना, पैट्रिक ठीक है, तो स्टारफिश का बेटा अगर कोई बॉडी पार्ट इस तरीके से मान लो कट गया ना, तो एक आर्म अगर उसका कट गया तो उसको दोबारा से क्या कर लेगा? ग्रो कर लेगा। लिजर्ड भी क्या कर सकती है बेटा? अपने उस बॉडी पार्ट को, अपनी टेल को क्या कर सकती है? ग्रो कर सकती है। तो वैसे ही बेटा एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम होता है प्लेनेरिया, वो जानबूझ के अपनी बॉडी को नहीं तोड़ता है। पहली चीज, उसका रिप्रोडक्शन करने का तरीका ये है ही नहीं, हमने उसको मजबूर किया ये करने के लिए। बेटा प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी के अंदर क्या होता है? जिसकी बॉडी के अंदर स्पर्म बनता है, एग बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। हमने क्या किया बेटा? हमने इसके साथ गलत किया। हमने नहीं, एक्चुअली में हो जाता है, पानी के अंदर पाया जा रहा है, तो भाई कोई शिकारी आया, है ना, काट के चला गया, इसने कहा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तो इसने क्या किया बेटा? अपने वो पार्ट को कहा छे मर जा, मैं तो जा रहा हूँ, है ना, तो अपना किसी बॉडी पार्ट को कटवा कर आ गया, ये अपने किसी बॉडी पार्ट को कटवा कर आ गया। अब क्या करेगा? बैठेगा थोड़ी, बैठेगा थोड़ी, दोबारा से रीग्रो कर लेगा। ठीक है, तो अब होता क्या है बेटा? ये जानबूझ के अपने बॉडी पार्ट को नहीं तोड़ता है, कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि भाई इसकी बॉडी के टुकड़े हो गए, तो अब क्या होगा बेटा? मान लो ये जो एक टुकड़ा था ये अपने मिडल पार्ट को और टेल वाले पार्ट को ग्रो कर लेगा। मान लो बेटा ये वाला टुकड़ा था, ये अपने हेड वाले पार्ट को और अपने टेल वाले पार्ट को ग्रो कर लेगा। मान लो ये जो टेल वाला टुकड़ा था, ये अपने मिडल पार्ट को और अपर पार्ट को क्या कर लेगा? ग्रो कर लेगा। तो कहने का मतलब ये है बेटा, ये तो अपनी जान, जो इसके बेचारे को चोट लग गई है, उसको हील करने के चक्कर में क्या कर रहा था? अपने बॉडी पार्ट को ग्रो कर रहा था। बट यहाँ पे हुआ क्या? हमें तो आखिरी में क्या हो गया? हमें तो आखिरी में 3 प्लेनेरिया मिल गए। एक प्लेनेरिया ने अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को ग्रो करने के चक्कर में क्या किया? अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट करा। बट आखिरी में हुआ क्या? 3 प्लेनेरिया मिल गए। एक पेरेंट से, एक ऑर्गेनिज्म से 3 नए बन गए। तो रिप्रोडक्शन हो गया कि नहीं होगा? बट ये एक्चुअली में इसने ये सोच के नहीं किया कि मैं रिप्रोडक्शन कर रहा हूं, राइट। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? रीजनरेशन। ठीक है, स्टारफिश, प्लेनेरिया इस ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। आज की क्लास यहीं पे करते हैं खत्म। ठीक है बेटा, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।